अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है आपका बायोलॉजी का सबसे पहला लेक्चर नर्वस कोऑर्डिनेशन का। देखो ये कोऑर्डिनेशन तुम्हें नाम से ज़रूर लग रहा है कि नर्वस है, लेकिन मैं तुम्हें बताता जाऊं कि ये अपना जो फंक्शन है बड़े ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही प्रिसीजन के साथ परफॉर्म करती है। अब वो ये कैसे परफॉर्म करती है, उसके अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन स्टेप्स के क्या नाम है जो हमारे पास उन स्टेप्स को परफॉर्म क्या चीज़ें उन स्टेप्स को परफॉर्म करवाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इसके सिस्टम, इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ये आज के लेक्चर में डिटेल से इसका लॉजिकल पोस्टमार्टम करेंगे। तो देखो सबसे पहले ना तुम्हें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब ना सिंपल वर्ड में ना तुम कर लो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। किसको ऑर्गेनाइज करना, किसी को तो करोगे ना, कुछ तो ऑर्गेनाइज करोगे, ऐसी थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया तो बात खत्म होगी। ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ग्रुप्स की, ठीक है, पीपल की, या फिर किसी सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है? देखो जब तुमने ना कोई टास्क इफेक्टिवली परफॉर्म करवाना होता है ना, अब फर्जन तुम्हारा, तुम कॉलेज के अंदर होते हो, तुम्हें एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है कि तुमने ना किसी एक चीज़ का ना मॉडल बनाना है। अब हर एक बच्चा ना अपना अपना नहीं काम शुरू कर देगा, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन करोगे, पीपल वाले ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, हम यहाँ पे आ गए ऑर्गेनाइजेशन पीपल के अंदर, जो कि हम आम जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। अब क्या करोगे, एक बच्चा बोलेगा कि देखो मेरे घर के पास स्टेशनरी की दुकान है, मैं वहाँ से तुम्हें सामान ला दूंगा। एक बच्चा बोलेगा देखो मेरी ड्राइंग अच्छी है, मैं ये वाला काम कर दूंगा। एक बच्चा कहेगा देखो मैं गुड लीडर हूँ, मैं तुम सबको लीड कर दूंगा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना के ना, क्यों उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ताकि हैपेजिड ना हो काम, काम हैपेजिड ना, और जो है ना हमारी परफॉर्मेंस, जो हमारी टास्क की परफॉर्मेंस है वो 100% या मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कैरी आउट हो जाए। ठीक है, अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? अब इसके नाम से तुम्हें पता लग रहा है नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, ये हमने पीपल की एक एग्जांपल ली थी, लेकिन अब ये जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसकी जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो हमारे पास होगी नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन तुम्हारे नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाएगी। अब देखो कोऑर्डिनेशन हो रही है ना, यानी कि टास्क असाइन हुए हैं। किसको टास्क असाइन हुए हैं? नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स को टास्क असाइन हुए हैं। देखो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसके कंपोनेंट्स को टास्क असाइन हुए हैं। अब वो कंपोनेंट्स है उसकी अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले तुम देख लो कि कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक कम्युनिकेशन चल रही है, वो स्टेप्स के अंदर होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड भी है ना, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। अब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, 3 स्टेप्स। ठीक है, हमारी बुक्स के अंदर 3 स्टेप्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जो कि बताते हैं कि हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, अब देखो नर्वस सिस्टम ने ना तुम्हारे जो इर्द गिर्द सारी जो चेंजेस है ना चीज़ों के अंदर, उनको ना पहले डिटेक्ट करना है। ठीक है, तुम्हें पता लगेगा कोई चीज़ है इर्द गिर्द, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। अब मुझे पता ही नहीं है कि क्या नाम है, खिड़की से रोशनी आ रही है, मेरी आंख उसको रिसीव नहीं कर रही, तो मेरे दिमाग में क्या पिक्चर बनानी है? समझ आई? सबसे पहला स्टेप होता है आपने जो इम्पल्स, जो आपको एक जो स्टिमुलस मिलना है ना, आपने उसको रिसीव करना है। कर लिया रिसीव। अब दूसरी चीज़ आ जाओ, जो दूसरा आपका जो होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप एक सिंपल सा स्टेप है, उसकी आपने करनी है प्रोसेसिंग। ठीक है भाई, चीज़ पता लग गई, चीज़ बॉडी को मिल भी गई, वो चीज़ है क्या? अब ये तो नहीं ना कि अब देखो लाइट पड़ रही है आंखों में, या कोई आके तुम्हें चूंटी काट देता है, या फिर तुम्हें दर्द होता है, या तुम्हें ठंड लगती है, तो वो पता तो होना चाहिए कि कैसे, अब तुम्हें कैसे पता लग रहा है वो क्या चीज़ है? स्टिमुलस है ना, अब वो तुम्हें प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? वो दिमाग में हो रहा है। अब तुम इसको इस तरह से कर दो कि बचपन में कभी तुम जाते हो दरवाज़ा खोलने, गेट पे कोई आता है, दरवाज़ा खटकाता है, तुम छोटे से बच्चे अपने जूते पहन के जाते हो, वहाँ पे तुम पूछते हो कौन है, वो बंदा कहता है मैं फलां फलां हूं, तुम्हें नहीं पता कौन है। तुम्हें अब ये पता है कि ना वो बंदा आया, बंदे से क्या मुराद है? वो एक स्टिमुलस आए। तुम क्या करोगे? तुम जाओगे अपने पापा जी के पास, तुम जाके बोलोगे पापा जी को, पापा जी फलां फलां बंदा है, तो तुम्हारे पापा जी बात सुनेंगे। ठीक है,
वो तुम्हारे जो है ना पापा जी, वो इसको प्रोसेस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, वो बंदा है कौन, उसका काम क्या है। ठीक है, आप समझ आए क्या मतलब है। स्टिमुलस तुम्हें मिल गया, वो स्टिमुलस क्या है, उसका क्या रिस्पॉन्स करना है, वो उसकी प्रोसेसिंग के अंदर आ जाना। ठीक है, अब तीसरी चीज़ देखो, चीज़ रिसीव कर ली है तुमने, उसको तुमने प्रोसेस भी कर दिया, तो बैठे थोड़ी रहना। आगे क्या करोगे, उस पर कोई एक्शन लोगे ना, उसका कोई एक्शन होगा, उस प्रोसेस जो प्रोसेसिंग हुई है उस स्टिमुलाई की, उसके अगेंस्ट एक एक्शन परफॉर्म होगा। अगर तुम्हें लाइट का स्टिमुलस मिला, उसके अगेंस्ट तुम्हारी इमेज प्रोड्यूस हो रही है ब्रेन के अंदर। तुम्हें क्या नाम है, कोई मोमबत्ती से तुमने ऊपर हाथ रख दिया, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रही है, जलन जो जल रहा है तुम्हारा हाथ, वो एक इफेक्ट सेंस हुआ। अब ये सारी की सारी चीज़ें वो ये थी, ये 3 स्टेप्स हो गए। ठीक है, अब ये 3 स्टेप्स हैं। पर ये बात नोट करनी, क्योंकि आगे जब तुम नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम के जो ये कंपोनेंट्स है ना, ये बेसिकली ना इन स्टेप्स से ना रिलेट, इन्हीं स्टेप से ये कंपोनेंट्स तुम्हारे रिलेट होने वाले हैं। लेकिन पहले सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, तुम क्या नाम है पढ़ रहे हो अभी, बायोलॉजी। ठीक है, तुम बायो पढ़ रहे हो। बायो के अंदर तुम क्या पढ़ते हो, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में तुम क्या करोगे, केमिकल्स। ठीक है, समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह जब तुम नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको कुछ तो बोलोगे ना, वरना तो बुरा लगेगा। तुम नर्वस सिस्टम की स्टडी को फिर बोलोगे कि ना वो है न्यूरोलॉजी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, न्यूरोलॉजी, टर्मिनोलॉजी एक प्रोवाइड कर दी गई है कि अब मैंने किसी को बोलना नहीं यार मैं नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, मैं उसको बोल दूंगा आई एम स्टडिंग न्यूरोलॉजी। ठीक है, ये हो गई एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात होगी। अब आ जाओ अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर। देखो, नर्वस सिस्टम जो है ना तुम्हारा, बहुत ही मज़े का सिस्टम है। इसके ना कंपोनेंट 3 है, जो मैंने तुम्हें बताया ना स्टेप्स। अब 3 स्टेप्स है ना, हर स्टेप को एक क्या नाम है चीज़ ने तो कैरी आउट करना है। वो जो कंपोनेंट है ना जो हर स्टेप को कैरी आउट कर रहे हैं, वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था तुमने ना कुछ सेंस करना है। अब तुमने कुछ सेंस करना है, तो उस सेंस जो तुमने चीज़ करनी है वो कैसे होनी, सेंसरी रिसेप्टर्स। तुम्हारे रिसेप्टर्स है ना, वो चीज़ सेंस करेंगे, तो ये रिसेप्टर्स का काम होगा चीज़ को सेंस करना। ठीक है, ये इसका पहला कंपोनेंट कर दो। दूसरे पे आ जाओ। अब तुमने सेंस कर लिया, अब क्या बात थी, प्रोसेसिंग। अब रिसेप्टर्स आते हैं, रिसेप्टर्स को स्टिमुलाई मिलता है, फर्जन प्रेशर स्टिमुलाई मिलता है। अब रिसेप्टर्स को स्टिमुलाई मिल गया, रिसेप्टर्स को नहीं पता क्या करना है इसके साथ। रिसेप्टर्स लेके जाएंगे स्टिमुलाई को, कहाँ पे लेके जाएंगे, जो आपका रिले सेंटर, या जिसको तुम कह दो कंट्रोल सेंटर, वहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, वो क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन या तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया, रिसेप्टर लेके जाएगा जो उसको स्टिमुलस मिला है इम्पल्स बना के ब्रेन के पास के, ये देखें पापा जी ये बाहर ये चीज़ आई है, इसके साथ अब क्या करना है। ब्रेन बैठेगा, ब्रेन देखेगा ये देखो अच्छा ये स्टिमुलस है, इस वजह से आई है। अब तीसरा स्टेप परफॉर्म करना है। तीसरा स्टेप क्या था, उसके अगेंस्ट एक एक्शन लेना। वो कौन सा कंपोनेंट करवा सकता है, सोचो। एक ही कंपोनेंट है तुम्हारा, वो इफेक्टर है। ठीक है, ब्रेन ने देखा कि ये फलां स्टिमुलस आया, इसका ये नेचर है, इसकी ये नेचर है, इसके लिए ये एक्शन परफॉर्म करवाना है। अब जो एक्शन परफॉर्म करवाना है ना, ब्रेन ने तुम्हें ऑर्डर देना है तुम्हारे इफेक्टर को कि जाओ ये जाके इसका एक्शन परफॉर्म करके आओ। ठीक है, ये अब देखो ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर चल रहा है। रिसेप्टर्स अपना काम कर रहे हैं, रिसेप्टर स्टिमुलस लेके जा रहे हैं, वो उनका काम नहीं कि स्टिमुलस के आगे उसका इफेक्ट देना। ब्रेन स्टिमुलस प्रोसेस कर रहा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं कि स्टिमुलस लेके कौन जा रहा है लेके कौन आ रहा है। इफेक्टर का काम है स्टिमुलस लेके जाके एक्शन परफॉर्म करवाना, और वो वाला काम अगर रिसेप्टर या ब्रेन नहीं कर रहे। ठीक है, यूसे देख रहे हो ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर चल रहा है, जिसी वजह से कोऑर्डिनेशन पैटर्न हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे पास नर्वस सिस्टम को न्यूरोलॉजी कहते हैं, उसके ये स्टेप्स हैं फलां फलां फलां। अब हम ज़रा ना बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। देखो तुम्हारी बुक के अंदर ना रिसेप्टर्स बड़ा फेवरेट टॉपिक बना के रखा हुआ है हर बुक के अंदर, खासकर रिसेप्टर्स इन स्किन। ठीक है,
किताब वाले को बहुत शौक है ना स्किन के रिसेप्टर्स को ज़रा ना एक्सप्लेन करने का। जो आपकी फेडरल है ना, फेडरल ना ज़रा ना एक कदम आगे ना थोड़ा क्यूट बन रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे ऑल्फैक्टरी और टेस्ट रिसेप्टर्स के बारे में भी ना एक एक ना पैराग्राफ लिखा है। डिस्कस हम उसको भी करेंगे। सबसे पहले ना तुम्हारा ना मेन जो है, जो सारी किताबों में चीज़ लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है सारी किताबों के अंदर? रिसेप्टर्स इन स्किन। ठीक है, तुम्हारी स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तुम्हारी स्किन के रिसेप्टर्स के अंदर उनकी टाइप्स क्या होती है, उनकी नेचर क्या होती है और उनका काम क्या होता है। देखो अब तुम ना ज़रा कुछ सेकंड सोचो कि स्किन, ठीक है, पूरी बॉडी पे कवरिंग है। हाथ की स्किन फॉर एग्जांपल ले लो, क्या ये स्किन क्या सेंस कर सकती है? 2 मिनट सोचो। देखो ना, जब तुम सोचोगे ना तुम्हें पता लगेगा कि ना स्किन ना कुछ चीज़ें सेंस कर सकती हैं जो कि अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो, वो तो या तो टच, ठीक है, कभी चलते चलते दोस्तों के साथ एक दूसरे का हाथ हाथ पे लग जाता है, तो वो टच महसूस फीलिंग है ना, वो स्किन के अंदर जो हमारे पास टच रिसेप्टर्स है ना, उनकी वजह से होती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? प्रेशर। देखो कभी क्या नाम है, बचपन के अंदर या फिर कभी ना किसी दोस्त ने पकड़ के ऐसे हाथ पकड़ के दबा दिया हो, या फिर हाँ सच, बाजार के अंदर तुम कोई खिलौना लेने की जिद कर रहे हो बचपन में, और तुम्हारे जो वालदा साहिबा वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घसीट के लेके जाए, हम हाथ पकड़ लिया उन्होंने, उस पर प्रेशर डाला है, वो तुम्हारे स्किन के अंदर प्रेशर के लिए स्पेसिफाइड रिसेप्टर्स हैं, वो उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। और सोचो क्या हो सकता है स्किन के अंदर। देखो, बचपन में कभी मस्ती चढ़ी हो, चूल्हा जल रहा हो, आग लगी हो उसके अंदर, दिल करता है ना उस पर हाथ डालने का। हाँ, तो वो जब हाथ डालते हो तुम, पेन होता है ना, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ भी आ जाती है, ये इसके अंदर मैं 2 चीज़ें कवर करने लगा हूँ। पेन होता है ना, स्किन जलती है, पेन होता है, तो स्किन पेन को भी डिटेक्ट कर रही है। और एक और चीज़ आ गई, जो तुमने चूल्हे के ऊपर आग को हाथ लगाया, तो आग ने कौन सा पकड़ के तुम्हें दंडी काटी? उसने क्या किया? टेम्परेचर। आग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो तुम्हारे जो स्किन रिसेप्टर है ना, वो जो टेम्परेचर है उसको भी डिटेक्ट करते हैं कि आया कि चीज़ ठंडी है कि गर्म है। आ रही है समझ? तो तुम्हारे स्किन के जो रिसेप्टर है ना, वो बेसिकली टेम्परेचर, कोल्ड भी हो सकता है टेम्परेचर, और हॉट भी हो सकता है टेम्परेचर। देखो सुबह सुबह तुम उठते हो, गीज़र नहीं चल रहा, सर्दियों का मौसम है, मुंह धोने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम मुंह धोते हो तो ठंड लगती है ना, मुंह पे ही ठंड लगती है ना। वो ये तो नहीं ना कि मेरे पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर मुझे ठंड लगने लग गई, नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे स्किन के रिसेप्टर्स उन्होंने ही कोल्ड को डिटेक्ट करके तुम्हें ऊपर ऊपर ठंड दिलवानी है। ये उनका काम है, ये वो करते हैं। अब ये हो गया तुम्हारे पास कि स्किन के अंदर रिसेप्टर, स्किन क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट करते हैं। अब ज़रा इनकी ना डिटेल्स के अंदर आ जाते हैं कि वो रिसेप्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं, वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं, वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये सारी की सारी ना चीज़ें जो किताब के अंदर डिस्कस तो कर दी हैं, लेकिन उसको अब लॉजिकली बताया जाए। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले यहाँ पे, एक सेकेंड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टच रिसेप्टर्स को। ठीक है, तुम्हारे जो टच रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो ना, अब टच रिसेप्टर्स तुम्हारे प्रेजेंट होंगे, उनका क्या काम होगा? उनका काम होता है कि ना जो बिल्कुल ना कोई चीज़, तुम्हारा हाथ, ठीक है, तुम्हारा हाथ समझ लो, ये तुम्हारा ना हाथ है, कितनी, 4 उंगलियां ना, ठीक है, इसके ऊपर कोई चीज़ हल्की सी लग गई, कोई पत्ता लग गया, कोई आके मक्खी लग गई, या फिर तुमने अपने हाथ पे ऊपर किसी और का हाथ रख दिया, ठीक है, बड़ा नसीब होता है किसी को कि नहीं, तो वो ना जो सेंसेशन है ना टच की, वो सेंसेशन ना तुम्हें इन रिसेप्टर्स ने फील करवानी है। ठीक हो गया? अब जो है ना, अब एक और बात, टच टच रिसेप्टर्स ना हमारे पास होते हैं कौन कौन से, मैं लिख के तुम्हें बताता हूँ। मीसनर कॉर्पस्कल और मेरकल डिस्क तुम्हारे टच रिसेप्टर होते हैं। और एक और बात तुम लोग ने इसको नोट कर लो कि इन दोनों को तुम कलेक्टिवली मैकेनो रिसेप्टर भी कह सकते हो। ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ये देखो ना, टच की स्टिमुलस डिटेक्ट हुई है, तो मैकेनिकल टच की जो भी स्टिमुलस तुम्हें डिटेक्ट होनी है ना, जो टच बेस्ड है,
वो तुम्हें मैकेनिकल स्टिमुलस ही मिलनी है, इसी वजह से नाम ही इसका मैकेनो रिसेप्टर है। अब देखो मैंने अभी ये बोला ना कि तुम्हारी स्किन है वो पेन को भी डिटेक्ट करती है, ठीक है, जो तुम्हारा पेन है। अब तुम मुझे बोलो कि सर अगर हमें पेन हो रहा है किसी चीज़ का, हमें कोई चीज़ आके लगी है, हमें क्या नाम है कोई सुई चुभ गई है, सुई चुभ गई है, तो मैकेनिकल स्टिमुलस ना हुआ। हाँ बात तुम्हारी ठीक है। देखो मैकेनिकल स्टिमुलस वो है, लेकिन तुम एज अ होल, एज अ होल ये जो तुम्हारे पेन रिसेप्टर्स है इसको एज अ होल मैकेनिकल रिसेप्टर्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? अभी ऊपर दोबारा से आ जाओ, वो चूल्हे वाली एग्जांपल मैंने जो दी थी तुम्हें यहाँ पे, हाँ ये वाली एग्जांपल देखो। पेन जो डिटेक्ट हुआ है ना तुम्हारे नोसिसेप्टर, जिनको पेन रिसेप्टर अभी हम डिस्कस करते हैं उसको, वो ना सिर्फ मैकेनिकल, ना सिर्फ मैकेनिकल डिटेक्ट कर रहा है, जबकि वो टेम्परेचर बेस्ड पेन को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है, ये मैकेनिकल को भी करता है। और टेम्परेचर बेस्ड पेन यानी कि गर्म चीज़ों को, हॉट चीज़ों को भी डिटेक्ट करके उनका पेन आप तक पहुंचाता है। और टेम्परेचर मैकेनिकल स्टिमुलस नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, टेम्परेचर थर्मो स्टिमुलस है, एक थर्मल फिनोमिना है, जिसकी वजह से क्या नाम है आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे एक और बात बताओ, ये तो टच की थी ना, टच का, और थोड़ा थोड़ा हमने पेन के बारे में भी किया। वो मैंने बताया था ना, खिलौना नहीं मिलता तो बाजू पकड़ के खींच के तुम्हें लेके गए थे घर, तो वो प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर भी तो किसी ने फील करना है ना, वैसे ही थोड़ी है कि दिमाग को पता लग गया भाई प्रेशर पड़ रहा है। वो जो प्रेशर जिसने फील करना है ना, उसका नाम मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है, ये देख लो, सब किताबों में लिखा हुआ है, मैं फिर भी लिख के बता देता हूँ, तुम्हें पता होना है। ठीक हो गया, पैसिजियंस कॉर्पुसल्स, ठीक है। अब इनकी ना एक ना बड़ी प्यारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी भी टच रिसेप्टर की भी। अब मैं ना बताता हूँ कि इनकैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, फ्री नर्व एंडिंग वगैरह ना, ये तुम्हारी बुक में लिख के ना इन्होंने जो बात छोड़ी हुई है ना, इसका क्या मतलब होता है। देखो प्रेशर रिसेप्टर्स के बारे में उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो डीप मौजूद होते हैं, ठीक है, डीप मौजूद होते हैं, और वो फैटी लेयर के अंदर इनक्लोज होते हैं, ठीक है, समझ आ गई। और वो होते हैं इनकैप्सुलेटेड, ठीक है। अब तुम बोलो कि ये चीज़ लिख दी है, लेकिन इसकी वजह क्या थी, मतलब क्यों डीप है, क्यों उनको फैटी लेयर में इनक्लोज किया हुआ है, उनको क्यों इनकैप्सुलेट किया, और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास टच रिसेप्टर के लिए ना, टच रिसेप्टर के लिए मैं बताता जाऊँ, टच रिसेप्टर भी इनकैप्सुलेटेड होते हैं। और टच रिसेप्टर हमारे पास डीप नहीं प्रेजेंट होंगे, वो थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डीप हमारे पास प्रेशर ज़्यादा डीप होगा, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है, कोई खास वजह है ना। अब देखो टच का जो स्टिमुलस होता है ना, वो इतना तगड़ा स्टिमुलस नहीं होता, समझ आ रही है। अब तुम जो अपने टच रिसेप्टर्स हैं उनको ही तुम नीचे ले जाओ, तो जो हल्का फुल्का टच है वो खाक उसको सेंस होना है, उसको तो नहीं सेंस होना के नाम है हल्का सा कोई टच, हाथ पे हाथ लगा गया, या हाथ पे साइड पे चलते चलते ग्रिल लग गई, कुछ भी लग गया हल्का सा, बिल्कुल कोई चीज़ छू करके गुजर गई हाथ के साथ से टच करके, तो वो तो अगर डीप होंगे उसको तो नहीं पता लगना, उसकी वजह से उनको हम सुपरफिशियली प्लेस करेंगे। अब वापस आ जाओ, चलो ये सुपरफिशियल है क्योंकि इसने डिटेक्ट करना है, तो ये क्यों डीप डाले हुए हैं हमने, इसको क्यों डीप किया हुआ है। देखो प्रेशर का जो स्टिमुलस होता है ना, प्रेशर का, जो तुम्हारा प्रेशर का स्टिमुलस है ना, वो तगड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये कह दो कि हम कह दो कि वो स्टिमुलस होता है स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, ठीक है। अब कोई तुम्हारा बाजू पकड़ के दुबाता है, अब मुझे एक और बात बताओ, जो प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर के जो रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने जो डिटेक्ट करनी है ना चीज़, वो इन्होंने करना है डिटेक्ट स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। प्रेशर का स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होता है, दबा रहे हो आप कोई चीज़। अब तुम जो चीज़ जिसने कोई एक तगड़ा स्टिमुलस, उसने उसका काम ही यही है एक तगड़े स्टिमुलस को
सेंस करना, तुम उसको पकड़ के ऊपर रख दोगे तो बुरा नहीं लगेगा उसको, समझ आ रही है? तुम एक चीज़ जो कि अच्छा प्रेशर डिटेक्ट कर रहा है, तुम उसको पकड़ के सुपरफिशियल स्किन के ऊपर रख दोगे, वो प्रेशर डायरेक्ट उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। आ रही समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? जो चीज़ वो सेंस कर रहा है वो चीज़ ही उसको तबाह करेगी। हम उसको नीचे रखते हैं इनकैप्सुलेट और फैक्टी लेयर के अंदर, ताकि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड, ठीक है, एक सर्टेन जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड है ना, उसके बाद का जो है ना फोर्स वो तुम्हें महसूस हो, और जो क्या नाम है प्रेशर रिसेप्टर है वो ना इतनी ज़्यादा फोर्स के बाद डैमेज भी ना हो, ठीक है। और जो इनकैप्सुलेशन है ना, उसकी एक बड़ी ना सिंपल सी रीज़न है कि जो तुम्हारा स्टिमुलस है ना, वो एक चैनल्ड मैनर के अंदर तुम्हारे रिसेप्टर्स मिले, ठीक है। कभी देखो टब के अंदर पानी भरा है, ठीक है, टब को ऐसे ही डोल दो, पानी बिखर गया इधर उधर, उसके अलावा तुम टूटी के ऊपर पाइप लगा दो वो चैनलाइज वे के अंदर, ठीक है। इसी तरह क्या नाम है, ये जो इनकैप्सुलेशन है इनका काम यही है, ठीक है। जो आपका होगा ना स्टिमुलस, उसको उसने क्या नाम है जरा मेंटेन करके रखना है, हैप उसको हैप नहीं होने देना, ये इसका काम है, ठीक है। यहाँ तक ये तो दो चीज़ें हो गई। अब ना ज़रा इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना आ जाता है तुम्हारे पास, तुम्हारे जो ना पेन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये बड़ा ना इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है मैं बताता हूँ। इंटरेस्टिंग ये है कि देखो जो तुम्हारे पेन रिसेप्टर्स है ना, वो है फ्री नर्व एंडिंग उनकी, ठीक है। एक सेकंड, फ्री नर्व एंडिंग्स उनकी, ठीक है। अब फ्री नर्व एंडिंग का क्या मतलब हुआ? फ्री नर्व एंडिंग का मतलब हुआ वो है इनकैप्सुलेट नहीं होते। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पेन रिसेप्टर्स सुपरफिशियल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ आपके एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मैं इसकी पूरी रीज़न बताता हूँ। अभी यहाँ पे ना कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि देखो प्रेशर ने तो प्रेशर डिटेक्ट करना था, तो हमने तो उसको थोड़ा नीचे कर दिया ताकि वो डैमेज ना हो। पेन ने लिटरल पेन डिटेक्ट करना है, हम उसको फुल ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अब मेरी बात सुनो, पेन रिसेप्टर्स को तुम अगर डीप ले जाओ, ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर दो, ठीक है, तो तुम्हें अगर कोई दर्द हो रहा है जिसकी थ्रेशोल्ड बाय चांस वो जो लेयर है ना उसके इतना डीप नहीं जाती, उसकी थ्रेशोल्ड जो फोर्स है उसकी, तो तुम्हें तो पता ही नहीं लगना कि कुछ गड़बड़ है। समझ रहे हो मेरी बात? इनकैप्सुलेशन, भाई इनकैप्सुलेशन, भाई पेन हो रहा है, तुमने पेन को कहाँ चैनलाइज करना है? पेन हो रहा है, पता लगना है कि पेन रेडिएशन, वो जो पेन तुम्हारे रिसेप्टर्स है ना उस पर पूरा पूरा उतरे। फ्री नर्व एंडिंग का एक ये हिसाब हो गया। दूसरी बात ये कि ऊपर है, अब देखो तुमने बात वैलिड है तुम्हारी कि पेन रिसेप्टर्स ऊपर होंगे तो वो डैमेज भी होंगे। देखो तो इसका ना एक सिंपल सा जवाब है, पेन रिसेप्टर्स का ना काम ही यही है, ठीक है, डैमेज रिसीव करना। देखो तुम अपने घर में एक गार्ड रखते हो, ठीक है, उसको तुम बंदूक असला पकड़ा देते हो, रात हो जाती है, रात होती है, तुम गार्ड को कह जाते हो आ जाओ अंदर बाहर खतरा है, तो अच्छा तो नहीं लगता ना, बुरा लगता है गार्ड को कि यार मैं तो एक इतना मेरा काम है, मेरा सैलरी ले रहा हूँ, मैं बंदूक लेके बैठ हूँ, मुझे अंदर बुला लिया। देखो पेन रिसेप्टर का मेन मैकेनिज्म है तुम्हारी बॉडी को अलर्ट करना। वो ऊपर है, वो कहेगा मेरी खैर है, मैं जल जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, मैं मर जाऊं, मेरी खैर है, मेरा कोई मसला नहीं। बॉडी को पता होना चाहिए कि एक मसला आ रहा है, जो पेन आ रही है उसको डिटेक्ट करना वो मेरा काम है, ठीक है। ये तो हाँ, एक और चीज़, पेन रिसेप्टर को ना प्यार से ना किताबों के अंदर ना एक और नाम दिया हुआ है नोसिसेप्टर्स का, ठीक है। ये ना बेसिकली प्यार से नाम दिया हुआ है, ये दूसरी लैंग्वेज के, आई एज्यूम ये लैटिन का लफ्ज़ है नोसी, जिसका मतलब होता है हर्ट, ठीक है, दर्द होना, ठीक है। ये सेप्टर रिसेप्टर्स के साथ से मिला के नोसिसेप्टर, हर्ट रिसेप्टर, पेन फील करने के रिसेप्टर। तो ये इसको एक नन्ना सा निकनेम दिया हुआ है, ये किताबों में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ है हर एक के अंदर, तो वो पता होना चाहिए। ओरिजिन मैंने बता दिया ऐसी कि बच्चे को ये नोसिसेप्टर क्या होता है, नोसिसेप्टर क्या हो गया, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था। अब देखो पेन रिसेप्टर के बारे में ना एक और एडिशनल चीज़ भी मैं तुम्हें बताता चलूँ। वो एडिशनल चीज़ वैसे लिखी कहीं नहीं हुई, लिखी कहीं नहीं, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए। और उसका ना हल्का सा टच ना हमारे मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की बुक के अंदर दिया हुआ है।
वो क्या है, उसकी ना टाइप्स होती हैं, ठीक है। पेन रिसेप्टर्स की ना जो टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, एरो गिन लो, 3 एरो बनाए हैं मैंने, 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। देखो ना पैटर्न चला रहा है, 3 स्टेप्स थे, 3 कंपोनेंट्स थे, रिसेप्टर है पेन, उसकी टाइप्स भी 3 है, ठीक है। लाजमी नहीं हर एक का ये हो, मैं बस एक रिलेशन बना रहा था क्योंकि मुझे नज़र आ गया। अब देखो सबसे पहली टाइप कौन सी होगी, देखो तुमने स्किन पढ़ा है ना, स्किन के अंदर, तो वो स्किन के अंदर ही होगी, क्यूटेनियस कहेंगे उसको, क्यूटेनियस मतलब स्किन से रिलेटेड। चलो स्किन के अंदर तो जो दर्द हो गया वो हो गया, वो भी पता लग गया। कभी अपने दादा अबू, दादी अम्मी, या फिर घर के अंदर कोई एजिड बंदा हो बाय चांस, उसको कभी कहते हो सुना, यार मेरे जोड़ है, जो मेरे जोड़ है ना वहाँ पे मेरा दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, सुना है ना कभी। तो वो जो जोड़ है ना उसका दर्द है, वो भी उन्होंने इसी पेन रिसेप्टर नोसिसेप्टर डिटेक्ट करना है। जो वहाँ पे होंगे ना जॉइंट्स के अंदर, बोन्स के अंदर, वो होंगे हमारे पास सोमैटिक, टाइप का नाम सोमैटिक है। या आपकी जो वो होगी ना बोन्स, या आपके जो होंगे जॉइंट्स, ये उनको डिटेक्ट करेंगे। अब ये तो हो गया आपका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क स्केलेटन, और आपकी जो एक्सटर्नल कवरिंग स्किन। आपके पास ऑर्गन्स भी तो है ना, ऑर्गन, एक सेकंड सॉरी, बेइज्जती होगी, ऑर्गन्स की स्पेल गलत, हाँ 12 बेइज्जती होगी, सॉरी। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, GANS, ठीक है। हमारे पास जो ऑर्गन्स है ना, आप देखो ध्यान से बात सुनो, मेरी बेइज्जती पे इतना नहीं हंसना। ऑर्गन्स जो हैं तुम्हारे, उसका जो दर्द, जिन रिसेप्टर, जो पेन रिसेप्टर, जो नोसिसेप्टर, जिन्होंने ऑर्गन्स का दर्द महसूस करवाना है ना, उनकी टाइप को हम कहेंगे विसरल। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, ये तुम्हारी बुक के अंदर बताई हुई है, वजह नहीं बताई, वो वजह मैं तुम्हें बताऊंगा। वो एक्सेप्शन क्या है, सुनो। हमारी बुक के अंदर डिस्टिंक्टिवली करके लिखा हुआ है, अगर हम FTB की वर्ड टू वर्ड लाइन के हिसाब से बात करें ना, एक्सेप्ट इन ब्रेन, एक सेकेंड, ब्रेन टिश्यूज। अब तुम बोलोगे कि सर जी मजाक कर रहे हो, अभी मुझे कल इतना बुरा सर दर्द हुआ था, मैं अपना सर पकड़ के बैठा रहा। आप कह रहे हो कि ब्रेन के अंदर हमारे पास पेन रिसेप्टर, नोसिसेप्टर होते ही नहीं है, तो भाई मैं अपनी बात पे कायम हूँ। पेन रिसेप्टर, नोसिसेप्टर ब्रेन के टिश्यूज में नहीं होते, ठीक है। लफ्ज उन्होंने बड़ा प्यारा इस्तेमाल किया, ब्रेन के टिश्यूज के अंदर, ठीक है। देखो ब्रेन को, अब बड़ी ध्यान से बात सुननी है, ब्रेन को हमारे पास खून भी तो चाहिए ना, ठीक है। वो खून कहाँ से मिलेगा, वेसल्स। तुम्हारा जो सर होता है उसके इर्द गिर्द थोड़े बहुत मसल्स भी तो प्रेजेंट होंगे ना। अब ध्यान से सुनो, जो ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं, ये जो तुम्हारे मसल्स हैं, इनके अंदर नर्व्स नहीं नर्वेट करती, करती है ना, नर्व्स आएंगी ना इनके अंदर। जो ये नर्व्स है ना, इसके पास हमारे पे जो हमारे पेन रिसेप्टर्स है ना, नोसिसेप्टर, इनके पास मौजूद होते हैं। तो तुम्हें जो हेडेक होता है ना, जिसको तुम कहते हो मेरे सर के अंदर दर्द हो रहा है, देखो तुम्हारा जो नन्ना मुन्ना सा दिमाग है ना, उसको दर्द वो अपने आप को महसूस नहीं होने देता, वो सेठ है यहाँ का। बाकी हिस्से का दर्द वो देखेगा कि किसको हो रहा है, अपने दर्द को वो महसूस नहीं होने देगा। उसकी भी वजह मैं बताता हूँ, पहले ये सुन लो कि जो हेडेक है वो ब्रेन के अंदर दर्द की वजह से कभी नहीं होता, वो उसके सराउंडिंग वेसल्स, उसके सराउंडिंग मसल्स, वहाँ में जो आपका है ना, वहाँ के जो नर्व्स हैं उसके अंदर डैमेज, उन चीज़ों में डैमेज हो, उन नर्व्स के पेन रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करवाते हैं। चलो ये तो बात हो गई कि हेडेक का। अब ये बताओ कि ब्रेन को क्यों नहीं होता, ठीक है। कोई वजह तो होगी ना कि ब्रेन कहता है कि नहीं मैंने पेन डिटेक्ट नहीं करना। तो कभी तुम लोगों को हुआ है कि हाथ पे कोई कट लग गया, ठीक है, तुम्हारा जो है नाजुक सा हाथ, ठीक है, 4 उंगलियां हो गई पूरी, ठीक है, इसके ऊपर ना कोई, नहीं लाल रंग से बनाते हैं, इसके ऊपर ना कट लग गया कोई, ठीक है। अब तुम क्या नाम है, कोई भी चीज़ पकड़ते हो, कोई भी चीज़ करते हो, यहाँ पे क्या होगा, दर्द दाल, ठीक है, दर्द उठेगा यहाँ पे, ठीक है।
पेन होती है ना, दर्द होता है ना, काम ठीक तरह परफॉर्म नहीं कर पाता ना, वो वाला हिस्सा जहाँ पे कट लगाओ, पाँव के ऊपर कट लग गया, पाँव के ऊपर चोट आ जाए, तुम्हारा फ्रैक्चर हो जाए, अल्लाह माफ़ करे तुम्हारा फ्रैक्चर होता है किसी हड्डी का, वो हड्डी साइड पे लटकती रहती है, सारा टाइम काम नहीं कर सकती ना। क्यों? करोगे तो क्या होगा? दर्द होगा। काम करोगे दर्द होगा। अब मुझे ये बात बताओ, तुम्हारी जो बॉडी है उसका जो सारा फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन, ब्रेन को पता, अगर देखो ना ब्रेन के अंदर दर्द हो तो वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि यार ब्रेन में चोट आई है, वो दर्द हो के उसको पता लगना चाहिए। लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि ब्रेन के अंदर, ब्रेन ने ये सारा फंक्शन बॉडी का परफॉर्म करना है। ब्रेन अपने आप को दर्द महसूस करवाने लग जाएगा, ब्रेन बैठ जाएगा साइड पे, चलो अपना अपना काम करो तुसी सारे, मैं बैठ गया मुझे दर्द हो गया। ठीक है, तो ये वाला ना बात इस तरह अच्छी नहीं लगती, बुरा लगता है। इस तरह आपका जिस्म ना बैठ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, जैसे गाड़ी का इंजन नहीं बैठ जाता, उसी तरह ना ब्रेन ने दर्द महसूस करना शुरू किया ना, उसने आपका पूरा जिस्म बिठा देना। ठीक है, ये तो क्या नाम है, ज़रा हो गई थी बात हमारे पास स्किन के रिसेप्टर्स की। आसान सी चीज़ है, इसका ना इतना इशू नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नर्व एंडिंग ऊपर क्यों थी, क्योंकि सेंसिटिविटी चाहिए थी। डीप क्यों थी? वो प्रेशर की वजह से डैमेज ना। और पेन रिसेप्टर उनका काम ही है कि उन्होंने क्या नाम है, जितनी ज़्यादा बुरी तरह से वो चोट अपने आप को लगवा के पेन डिटेक्ट करवा सकते हैं उन्होंने करना है। वो गार्ड है, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस देना है। अब आ जाओ, हाँ पहले क्या डिस्कस करें, नॉर्मल टाइप्स डिस्कस करें। हाँ पहले नॉर्मल टाइप्स डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, नॉर्मल टाइप्स पीटीबी के अंदर ना करके, एफटीबी के अलावा ना ये सारी किताबों में तकरीबन ना ये टाइप्स दी हुई हैं। एफटीबी वाले ना मैं अभी बताता हूँ उन्होंने क्या हरकत की थी। ठीक है, कीमो। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स। कीमो का क्या मतलब होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल। केमिकल्स को रिसेप्टर जो केमिकल्स को रिसीव करते हैं ना, सेंस करते हैं, वो तुम्हारे कीमो रिसेप्टर्स होंगे। अब केमिकल्स में क्या आ जाता है, सांस लेते हो स्मेल आती है ना, अंदर क्या होता है, केमिकल्स ही होते हैं ना। कुछ खाते हो टेस्ट आता है ना, अंदर क्या होता है, केमिकल ही होता है ना। तुम्हारा क्या नाम है, ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या नाम है जो ग्लूकोज होता है, केमिकल ही है ना। सारी सारी चीज़ें वो सारा डिटेक्ट करना है तुम्हारे कीमो रिसेप्टर्स ने। ठीक है, ये कीमो रिसेप्टर। अब जो अभी स्मेल और जो तुम्हारा टेस्ट है वो भी मैं उस पर दोबारा वापस आता हूँ। ठीक है, ये कीमो रिसेप्टर्स का एक मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ जो डिस्कस हुई है अक्सर किताबों में, वही तुम्हारे मकैनो। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर दोबारा से बताओ। अब तुम बोलोगे, वैसे मुझे पता नहीं लगेगा तुम बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने ये बोलना होना कि सर टच और प्रेशर। ठीक है, पेन क्यों नहीं, वजह मैंने बड़ी अच्छी तरह से बता दी है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा बता देता हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में रह जाए बात। पेन रिसेप्टर सिर्फ मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं करता, वो थर्मल स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्स करता है। जो चीज़ डैमेज कर रही है उसने उस पर रिस्पॉन्स कर देना है, जिसकी वजह से पेन रिसेप्टर्स को ये सादत हासिल हुई कि उनको एक सेपरेट कैटेगरी में डाल दिया गया, नोसिसेप्टर्स। ठीक है, क्या करना है इन्होंने, पेन। अच्छा, अब ये बात भी ध्यान से रख लो ना, ये जो पेन होगा ना तुम्हारा, ये वो ना सारा फिजिकल पेन होगा। वो जो उसने तुम्हारा मैसेज इग्नोर कर दिया था ना, वो जो पेन हुआ ना वो इमोशनल पेन है। वो भी मैं बताऊंगा बाद में, जो तुम्हारा ब्रेन का लेक्चर होगा ना, जो सारा इमोशन से रिलेटेड है कि वो वाला क्यों पेन क्यों हुआ तुम्हें। लेकिन ना इस बेचारे को कुछ ना कहना, इसने तुम्हारा सिर्फ फिजिकल पेन डिटेक्ट करना है। ठीक है, जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऑर्गन्स में, दिल में नहीं, मतलब कि इमोशनल पेन नहीं, तुम्हारे ऑर्गन्स या फिर तुम्हारे बाई स्किन पे कुछ भी वो पेन इसने डिटेक्ट करना है। ठीक है, इस बेचारे को ना कहना, ये अच्छा है। अब अगला आ जाता है हमारे पास, हाँ सच, मज़े की बात तो मैं भूल ही गया, फोटो। फोटो वो तस्वीर नहीं, फोटो जो फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, लाइट। ठीक है, वो वाली फोटो नहीं, तू खिंच मेरी फोटो, वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। लाइट, फोटो फोटोन से डिराइव करके लाइट। देखो तुम जब सुबह 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 सो रहे होते हो लेट, तुम्हारी अम्मा जी आती हैं कमरे में, वो कमरे में तुम्हारा जो पर्दा है खिड़की का उसको साइड पे कर देती हैं, तुम्हारे मुंह पे रोशनी पड़ती है, तुम चिढ़ के उठते हो। क्या वजह बनी थी कि तुम्हें पता लगा रोशनी आ रही है? ये इन रिसेप्टर्स की वजह से। ये इन रिसेप्टर्स ने लाइट को डिटेक्ट करना है। ठीक है,
ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को। अब ये ना बेसिकली ना कह लो कि अपनी ही एक कैटेगरी है, एक ही जगह पे इसने होना है आइस के अंदर। कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि मैंने अपने मुंह से देखा? नहीं ना, अच्छा नहीं लगता ना इस तरह। तो आइस के अंदर क्या होना है तुम्हारे पास होने हैं तुम्हारे मासूम से रोड्स और कॉन्स। ठीक है, इन्होंने तुम्हारा वो सारा वो लाइट का स्टिमुलस डिटेक्ट करना है जो तुम्हारे ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में इमेज बनेगा और तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी। हाँ, एक और चीज़, इसको भी एक कैटेगराइज दिया हुआ है लेकिन मैंने ऊपर तुम्हें बताया समझाया भी है। ठीक है, थर्मो। ठीक है, अब देखो पेन रिसेप्टर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जनरल टेम्परेचर, हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब वो वाला टेम्परेचर जिस पे आपको दर्द नहीं होगी। सुबह सुबह उठोगे, ठंडे पानी से मुंह हाथ धोगे सर्दियों में, दर्द तो नहीं होने वाली ना, महसूस तो होगा ना। वो महसूस तुम्हें थर्मो रिसेप्टर्स ने करवाना है। ठीक है, गर्मी के अंदर गर्म पानी से नहा लिया गलती से, ठीक है, ज़्यादा गर्म खोलता पानी नहीं, गर्म पानी के महसूस हो, वो महसूस तुम्हें थर्मो रिसेप्टर्स ने करवाना है। ठीक है, तुम्हें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, सारा कुछ ये इन वाले रिसेप्टर्स का काम है। ये एक इन्होंने इलायसिस की कैटेगरी बना के लिख दी। ठीक है, अब मैं आता हूँ तुम्हारे पास, जो मैं कह रहा था मैंने दो रिसेप्टर्स के ऊपर आना है। ठीक है, वैसे आने की ज़रूरत नहीं थी कोई, लेकिन मेरा दिल कर रहा है बताने का। ठीक है, क्योंकि मैंने जब तक मुझे पता लगा कि क्या नाम है कि अक्सर बच्चे और अकेडमीज इसको नहीं करवाते, मैं पहले इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च कर चुका था। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को ना बताना बनता है, और मैंने काफ़ी मेहनत कर ली थी इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मैंने डायग्राम वगैरह बनाई थी अपने रफ रजिस्टर पे, तो अब मैं बताऊँगा। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैंने कहा था ऑल फैक्ट्री। ठीक है, अब वो ये ना बोलना मैंने ऑल फैक्ट्री का लफ्ज़ नहीं कभी बोला, मैंने बोला है, मैंने इसका निकनेम इस्तेमाल करके। ठीक है, स्मेल के जो तुम्हारे रिसेप्टर है, ये यू नहीं बना हुआ, एल है। ठीक है, दो एल ने इकट्ठे हैं। क्लिक हो जा, हाँ हो गया। ठीक है, स्मेल के तुम्हारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, तुम्हारी नासा जो तुम्हारी नाक है ना, उसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, एज्यूम कर लो ये तुम्हारी नाक है। ठीक है, इसे चौड़ी ही होगी तुम्हारी, ये मैंने पतली बना दी होगी। अब देखो कि ना पहली बात लोकेशन इसकी क्या होगी। ठीक है, कलर चेंज कर दे, ज़रा अच्छा लग जाएगा। हाँ, देखो इसकी लोकेशन क्या होगी। लोकेशन तो हमारा एफ टी बी, क्योंकि एफ टी बी बोले ना थोड़े ना क्यूट, या जिसको बोला ना थोड़ा ना कूल बनने की कोशिश में ना, उन्होंने ये जो हमारी सारी जो ऊपर ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी ना, 4-5 स्टेप्स, वो खा गए वो लोग। और ना ठक करके ना उन्होंने ना दो रिसेप्टर्स ही लेटर से समझा दिए। तो अब उन्होंने समझाया, तो अब हमारा भी समझाना तुम्हें बनता है। ये ना ऊपर ऊपर करके होते हैं। ठीक है, अब तुम बोलो ऊपर है, क्या सज़ा मिली थी इनको कि नहीं पनिशमेंट के तौर पे ऊपर चले गए? नहीं, देखो सज़ा नहीं थी। हर चीज़ की ना कोई वजह होती है, कोई चीज़ एवं ही नहीं हो जाती। ठीक है, तुम लोग इनहेल करते हो कुछ गैस, गैस नहीं, एयर गैस ही है, चलो एयर इनहेल करते हो। अब ये जो तुम्हारे यहाँ पे नाक के अंदर ना एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है नाक के बाद, जो जब थोड़े बाहर निकलते तुम लोग उसको ना वो मशीन से पकड़ के निकाल देते हो, पूरे पूरे नहीं निकालने चाहिए। क्यों? इनका काम होता है जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं ना तुम्हारे एयर के अंदर, उसको फिल्टर करना होता है। अब मुझे ये बात बताओ, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ये ऊपर है, इसको तुम नीचे ले जाते, डायरेक्ट हवा के अंदर जो सारा फॉरेन पार्टिकल डस्ट डेब्रीज है वो डायरेक्ट इसको जाके ठक होते। बुरा लगता ना इसको, अच्छा तो नहीं लगता ना। वो बैठा है कि मैं एक तो चीज़ तुम्हें स्मेल बताने के लिए आया हूँ, तुम ऊपर से मुझे अनफिल्टर्ड एयर सूंघा रहे हो। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा ऊपर करके होते हैं ताकि ना ज़रा फिल्टर फुल्टर होके ना एयर उनके पास है। लेकिन बाय चांस कोई चीज़ स्लिप कर गई, कोई बंदा है तुम्हारी तरह जो अपने नाक के बाल जाके शेव करवा लेता है अंदर से, ताकि वो ज़रा ना कूल लगे, उसका ना एक और भी तरीका है वहाँ पे ना, ये ना ये देख रहे हो ग्रीन ग्रीन रंग का। ठीक है, ये तुम्हारा वो ना जो नोज़ी होती है ना नाक के अंदर जो जमा हो जाती है, वो नहीं है, ये ग्रीन बनाया मैं, एक सेकंड रुको, तुम लोगों ने ना इसको वही समझना, नाक के अंदर जो जमा हो जाता है। सेकंड, कौन सा कलर इस्तेमाल करूं? हाँ, नीला कलर। ये देखो, ये फ्लूइड है तुम्हारे जो है ना रिसेप्टर्स,
वो फ्लूइड से सराउंड होते हैं। उसकी वजह, फ्लूइड के अंदर ना पहले जो होगा ना तुम्हारा केमिकल, उसने ना डिसॉल्व होना होता है, और तुम्हारे रिसेप्टर तब तक उस केमिकल को सेंस नहीं करेंगे जब तक वो एट लीस्ट पार्शियली डिसॉल्व ना हो जाए। अब इसकी क्या वजह, क्या क्या मसला था रिसेप्टर को? एक तो हमने उसको ऊपर रख दिया सेफ्टी पे, फिर भी उसके इतने नखरे। देखो, बॉडी का ना मेन, जो भी बॉडी किसी भी चीज़ का करती है ना, मेन उसके अरेंजमेंट वगैरह जो भी करती है, उसका मेन प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। कोई चीज़ निकल के आ जाती है, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, कुछ भी आ जाता है, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से निकल के आ जाता है, वो यहाँ फंसेगा। यहाँ पे कैसे फंसेगा? यहाँ पे ना इस फ्लूइड के अंदर ना पहली बात क्या होने वाली है, मैं एक सेकंड नीचे करके तो मैं लिख के बताता हूँ। लाल इस्तेमाल करूँ या नीला? या नीला ही करते हैं, फ्लूइड की बात हो रही है। सबसे पहले होती है फिल्ट्रेशन। अच्छा नहीं, नीला यहाँ पे ना मिक्स होता है पीछे। सही 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 सही, रुको एक सेकंड, तुम्हें ग्रीन से ही समझाते हैं। देखो, सबसे पहले होनी है तुम्हारी फिल्ट्रेशन। गैसेस डिसॉल्व हो गई, बाकी पार्टिकल नहीं होने, उन्होंने साइड साइड हो जाना है, ये हो गया। उसके अलावा क्या होना है? एंजाइम्स। वहाँ पे ना नन्हे मुन्ने से एंजाइम्स पड़े होंगे जो फॉरेन पार्टिकल वगैरह ना, इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस को जड़ से ही खत्म कर देंगे। बोलेंगे पा इत्थे आओ, झप्पी पाओ, ते नस जाओ। इस वजह से तुम्हारी बिल्कुल ना जो एयर है ना, वो एक प्योर फिल्टराइज्ड फॉर्म के अंदर ना तुम्हारी नाक तक पहुंचेगी। अब जब वो नाक तक पहुंच गई, उसने वहां पे डिटेक्ट करना है और तुम्हारे ब्रेन के ना एक हिस्से में भेजना है। वो हिस्सा कौन सा है तुम्हारा? स्मेल से रिलेटेड ही होना है ना। स्मेल लो, ये नहीं लिखना कि ब्रेन का स्मेल से रिलेटेड, ठीक है। इसका एक ना प्रॉपर नाम होता है, उसको ये नहीं लिखना। मैं इसको लाल से करता हूँ ताकि तुम्हें पता लगे ये नहीं कुछ होता। उसको तुम कहोगे ऑल फैक्टोरी लोब ब्रेन का, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, ये होता है। अब ये तो तुम्हें पता लग गया स्मेल वगैरह का, ठीक है। अब यही ना सारा मैकेनिज्म तुम्हें बताएगा कि घर के अंदर ना आज हांडी में बिरयानी बन रही है, ठीक है। ये देखो कितना कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है तुम्हें ये बताने के लिए घर में क्या बन रहा है। और अगर तुम लाहौर में रहते हो ना, इतनी फिल्ट्रेशन भी तुम्हारे लिए कम है। सोच रहा हूँ बाहर से कोई अंग्रेज लाहौर के अंदर आके एक दफ़ा सांस ले लेना, उसको वैसे ही लंग कैंसर हो जाना। अल्लाह माफ़ करे, वो तो हम काफ़ी ज़्यादा ढीठ हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ढीठ नहीं स्ट्रॉन्ग। पॉजिटिव लफ्ज़ इस्तेमाल करो अपने। मैंने कहा था दो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स डिस्कस होने वाले हैं, तुम्हारे ऑल्फैक्टरी जो मैंने अभी बता दिया, और दूसरे थे तुम्हारे टेस्ट रिसेप्टर्स। अब देखो, टेस्ट रिसेप्टर है ना, नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है कि ये डिटेक्ट करने वाले हैं। अब ये बहुत ही सिंपल है। पहले तुम तो देख रहे हो इनकी लोकेशन क्या हो। लोकेशन तुम बोलोगे सर जी क्या बात कर रहे हो, रिसेप्टर्स तो टंग पे प्रेजेंट होंगे, है ना। होती है, मेन कंसंट्रेशन उनकी टंग टंग के ऊपर ही होती है, लेकिन टंग के साथ साथ ना वो तुम्हारे थ्रोट और विद इन यूर माउथ ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन मेनली वो यहाँ पे टंग पे ही प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनको वहीं पे कंसर्न हैं अभी तक के लिए, ठीक है। अब देखो, टेस्ट रिसेप्टर बेसिकली तुम्हारे क्या होंगे, वो तुम्हारे होंगे टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा ना तुम्हें ना थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, ठीक है। ये होंगे, पहली बात सुन लो, ये स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड क्या? स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। अब देखो, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियम, इनको ना देख के ना लफ्ज़ को डर नहीं जाना। ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है 10th क्लास मैट्रिक के ना पेज राइट साइड, टाइप्स थी एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियम, स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस, कोलमनर, क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये वही है। एपिथेलियल के बारे में ये याद रखो, ये होते हैं लेयर्स ऑफ सेल्स जो के सराउंड करते हैं होलो ऑर्गन्स को, ठीक है। ये बेसिकली इनको कह लो तुम सेल्स ही होते हैं, ठीक है। डिटेक्टर है, सीधी बात है, सेल्स होंगे, उन्होंने ही डिटेक्ट करना है ना, अब कोई और चीज़ थोड़ी आएगी। अब देखो तेज वर्ड्स है ना, उसको मैं तुम्हें ना डायग्राम पे दिखाता हूँ। अब ये तुम्हारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स हो गए, जहाँ पे ये इसके स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के अंदर
न्यूरॉन्स आ गए जिसने डिटेक्ट करना है, यहाँ से जो पाथवे होगा इम्पल्स का तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचे। अब ये वाली चीज़ देख रहे हो, सुराग बना हुआ है, इसको हम कहेंगे टेस्ट पोर। पोर क्यों कहते हैं? देख रहे हो, सीधी सी बात है, सुराख है। इसको हम टेस्ट पोर का नाम दे देंगे। अब देखो, यहाँ से ना एक चीज़ बाहर निकलेगी या टेस्ट पोर से, ठीक है। ये लंबा बाल सा देख रहे हो ना, हाँ ये बाल ही है। इसको हम कहते हैं टेस्ट एयर। अब तुम बोलोगे सर छीछी, हमारे ऊपर क्यों बाल आया हुआ है? देखो ये बाल ना कहने में बाल है, लेकिन ये बेसिकली है एक सेंसरी एक्सटेंशन, ठीक है। सेंसरी एक्सटेंशन, ये वो वाले बाल नहीं है जो तुम्हारे सर के ऊपर होते हैं, उठ के वो अपनी जुल्फे उनको संवारते हो, ये वाले बाल नहीं। तो बस इसलिए हेयर कहा जाता है क्योंकि वो दिखते हैं उस तरह से, ठीक है ये एक सेंसरी एक्सटेंशन। क्यों इनकी ज़रूरत है? देखो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, क्या नाम है, जो तुम्हारी इम्पल्सेस होती है ना, वो चैनलाइज होनी होती है। इस चैनलाइज करते हैं वो एक मैनर में आगे जाएगी, तभी उसका इफेक्टिव फ़ायदा होगा, ठीक है। ये मैंने ऊपर तुम्हें वो पानी बकेट और वो पाइप वाली एग्जांपल से बड़े अच्छी तरह बता दिया था। अब देखो टेस्ट रिसेप्टर्स, ये तो हो गया, और टेस्ट ये सारा हिस्सा बर्ड हो गया। ये क्या नाम है, तुम्हारे ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है इसको, and ये तुम्हारे ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है जो तुम सेंस किया टेस्ट जो। अब जो टेस्ट रिसेप्टर्स है ना, उनकी एक ना खास डिस्ट्रीब्यूशन होती है टंग के ऊपर, ठीक है। वो तुम्हारी ये बन गई टंग, ठीक है, लाल रंग से बनाइए। अब पहली बार टंग की जो टिप होगी, ये टंग की टिप तुम्हारे हो गए, ये टंग के टिप के ऊपर ना तुम्हारे पास स्वीट रिसेप्टर्स आते हैं। तुम मीठा ये चीज़ें नहीं, तुम टॉफ़ियाँ कैंडियाँ खाते, ये उसको डिटेक्ट कर। हाँ, लफ्ज़ तुम देखो मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉन्सन्ट्रेट होते हैं ये वाले रिसेप्टर्स, टिप के ऊपर कॉन्सन्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ उस पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं, ये कॉन्सन्ट्रेट होते हैं। क्यों मैंने ये बात की? देखो तुम्हारे जो रिसेप्टर है ना, स्वीट हो या साल्ट हो या बिटर हो या सावर हो, वो प्रेजेंट तुम्हारी पूरी टंग पे होने, ठीक है। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, वो स्पेसिफिक जगह पे होगी। अब मैं पहले तुम्हें सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि कहाँ कहाँ वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो मैं तुम्हें दिखा। स्वीट तो तुमने देख लिया। अब ये देखो यहाँ पे, ये येलो रंग से बना रहा हूँ, कभी वो साल्ट लेस खाई हुई है ना, येलो रंग का पैकेट होता है, हाँ ये वही, ठीक है, साल्ट रिसेप्टर हो गए। अब इसके पीछे आ जाओ, ये यहाँ पे आ जाओ, ये बन रहे हैं, ये होंगे तुम्हारे टावर रिसेप्टर्स, ठीक है। अब उससे पीछे आ जाओ, ये यहाँ पे होंगे तुम्हारे बिटर रिसेप्टर, बिटर चीज़ों। अब क्या वजह थी कि इनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो गई? देखो इसके ना वजह मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका एक एवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट है, एक एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है। वो क्या है? देखो थ्रू आउट ह्यूमन, अब तुम बात बताओ, जो स्वीट टेस्ट होता है वो तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे होता है? मीठी चीज़ों में, बिल्कुल। लेकिन अब मुझे ये बताओ, स्वीट शुगर्स होती है ना, और तुमने अगर पढ़ा हो बायोमोलेक्यूलर, शुगर्स दूसरा नाम किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। मजा आ रही है तुम्हें? हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले जिस चीज़ ने एनर्जी प्रोवाइड करनी है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स ने करनी है। अब एवोल्यूशनरी ये था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो जनरली स्वीट शुगर स्वीट होते हैं। तो तुम्हारी बॉडी ने स्वीट रिसेप्टर्स थे ना, उनको वहाँ पे टिप के ऊपर कंसंट्रेट करवा दिया कि तुम बताओ कि ये जो फूड है इसमें एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर है या नहीं? आई समझ? इसी वजह से स्वीट रिसेप्टर बिल्कुल सामने, बाउंड्री बाउंड्री नहीं, सामने टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कि वो इस चीज़। अब तुम बोलोगे अच्छा ये तो एक एवोल्यूशनरी रीज़न होगी, बाकी जो तुम्हारे बाकी के टेस्ट सावर, साल्टी और बिटर, इन चीज़ों को ना जनरली हिस्टोरिकली ना एसोसिएट किया जाता था टॉक्सिन्स, पॉइजन
हार्मफुल सब्सटेंसेस से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो तुम्हारे टॉक्सिन जितने भी है पॉइजन, अब तुमने कभी पॉइजन जनरली तुम कहते हो कि जो जहर है, मगर ये मीठा जहर नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता ना, अच्छा तो नहीं लगता ना अगर जहर मीठा हो। तो इन जो है ना चीज़ों का ना मेन एसोसिएशन ना इन टेस्ट से होती थी। अब ये पीछे क्यों गए, ये पीछे क्यों गए, देखो तुम्हारी जो टिप है ना वो छोटी सी, समझ आ रही है। बाकी जो पीछे गए हैं ना जहाँ पे भी, उनको पीछे जाने का उनको ये फ़ायदा हुआ है कि उनको एक ब्रॉड एरिया मिल गया है देखने के लिए, आया कि ये हार्मफुल बन रही है, यानी उनको एक रूम स्पेस मिल गया, ठीक है। तो ये एक नन्हे मुन्ने से एवोल्यूशनरी रीज़न थे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स नेचुरल फैक्टर है, कोई और भी हो सकता है। तो अभी जो मैं सोची जाती है कि क्या रीज़न है कि कॉन्संट्रेट, क्योंकि देखो प्रेज़ेंट ये कोई वजह बनी ना कि उनको स्पीड को आगे आना पड़ा और बाकियों के पीछे आना पड़ा, तो वो ये एक रीज़न। अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा टेस्ट रिसेप्टर। अब ना ज़रा मैं तुम्हें ना एक बहुत मेरे ख्याल में पीटीबी के अंदर डिस्कस, वो क्या है, देखो मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन, ठीक है। सेंसेशन की मॉडल ये क्या होती है, बेसिकली तो तुम्हारी प्रिंसिपल सेंस ना इस तरह से डिटेक्ट होती है ना, ये वो बताता है, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, रोशनी लाइट कर लो, या फिर तुम कर लो टच कर लो, या तुम कर लो टेस्ट कर लो, ठीक है। इन सारे के सारे रिसेप्टर से जो सेंसेशन तुम्हें आती है, एक तुम्हें पता कैसे लगता है कि क्या आया कि ये सेंसेशन लाइट की है, ये सेंसेशन टच की है, ये जो चीज़ है इससे टेस्ट आ रहा है, ठीक है, ये मीठी है, ये सावर है, ये बिटर है, खट्टी। ये जो है ना इसके बारे में ना दो चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है? पहली चीज़, पहली चीज़ इसके बारे में बोली गई, जो टर्मिनेशन होती है ना तुम्हारी नर्व्स की, वो होती है स्पेसिफिक पॉइंट पे टीएनएस के अंदर। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैंने ऊपर तुम्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के अंदर एक लफ्ज़ बोला था, ऑल्फैक्टरी लोब का, वो कहाँ पे है, राइट सी बात है ब्रेन के अंदर है। अब यानी कि जो तुम्हारे टेस्ट रिसेप्टर हैं वो गए ही ब्रेन के उस हिस्से में जिसने डायरेक्ट तुम्हारा टेस्ट करना है, ठीक है। इसलिए तुम्हें पता लग गया कि जो कैसे। अब उसके बारे में एक और जो पॉइंट है उठाया गया वो ये भी है कि जो तुम्हारे हैं ना रिसेप्टर्स, वो होते ही स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मैं ऊपर टेस्ट से दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करने के, लाइट, ठीक है। लाइट तुम कहाँ से रिसीव करते हो, आइज़, आइज़ के अंदर जो रोड्स एंड कॉन्सल। अब देखो ना तुम्हारी आइज़ ना सिर्फ ना लाइट के स्टिमुलाई को रिसीव, ठीक है। अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि तुम बोलो कि देखो मैंने ना अपनी आँखों से सूँघा, नहीं ना, नहीं अच्छा लग रहा ना। क्यों? क्योंकि आइज़ की जो डिटेक्शन है ना वो यहाँ पे ना फोटॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए, ये यानी स्पेशलाइज़्ड है, आइज़ स्पेशलाइज़्ड है। तो अब ये तुम्हें पता प्रिंसिपल सेंस है, क्यों हमें अलग-अलग सेंस डिफरेंट होती है, या तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट सीएनएस के अंदर वहाँ टर्मिनेट कर रहा है जो सिर्फ सेंस ही उस चीज़ को कर रहा है, या फिर वो खुद है ना उस सेंस ही उन चीज़ों को करता है जिसके लिए उनको बनाया गया है। ये हो गया। अब दूसरी बात आ गई, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया गया है तुम्हारी पीटी के अंदर, इंटेंसिटी, बेइज़्ज़ती हो गई सॉरी, दोबारा बेइज़्ज़ती हो, सॉरी। हाँ, देखो जो तुम्हारी इंटेंसिटी होती है, देखो तुम्हें कोई स्टिमुलस मिल रहा है, तुम्हें क्या नाम है एक ने थप्पड़ मारा है, अब वो उसका दर्द वेरी करता है ना, कोई तुम्हें प्यार से थप्पड़ मार देता है, ठीक है, उसका दर्द होता है ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, दर्द कम होता है। कोई तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मार देता है, उसका दर्द तुम्हें ज़्यादा होता है। आ रही है समझ में क्या कहना चाहते, क्या वजह है। अब उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ कि ना, उस 2 वजहें बताई गई हैं। पहली बात, पर्सन तुम्हारा हाथ, ठीक है, ये नन्हा, उँगलियाँ 4, 1, 2, 3, ये 4, ठीक है। इसके ऊपर ना कोई तुम्हें ज़ख्म हो, ठीक है, ये नन्हा सा ज़ख्म हो।
अब इस ज़ख्म से तुम्हें क्या नाम है दर्द होगी, ठीक है? लेकिन अब एक और ज़ख्म लेके आ, वो इतना ज़ख्म कर दिया मैंने, ठीक है? बड़ा मोटा ज़ख्म है। इसके ऊपर तुम्हें दर्द ज़्यादा होगी। क्यों? देखो, जो छोटा ज़ख्म होगा ना, उसपे जो रिसेप्टर्स है ना, जिन्होंने तुम्हारा पेन की करवानी है, वो कम होंगे। जो ये वाला है ना, इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे ना, जिन्होंने पेन की जो सेंसेशन है करवानी है तुम्हें डिटेक्ट, वो ज़्यादा होंगे। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी होगी ना तुम्हारी इंटेंसिटी का, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो रिसेप्टर्स पे डिपेंड करेगी कि कितने रिसेप्टर्स उस चीज़ को लेके जा रहे हैं ब्रेन की तरफ। अब ये तो हो गई जो रिसेप्टर्स के। दूसरी इंटेंसिटी, अब दोबारा आ जाओ, एक हाथ बनाते हैं, ठीक है? ये हाथ बन गया एक प्यारा सा, ठीक है? इसके ऊपर लग जाती है तुम्हें चोट, ये लग गई चोट। अब फर्जन एक ना सुई, ठीक है? अजीब सी सुई है, लेकिन एज्यूम कर लो कि ये सुई है, जो तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें चुभ, अब वो एक दफ़ा चुभाई, ठीक है? तुम्हें दर्द हुई, उसने दोबारा से चुभो दी, ठीक है? तुम्हें दोबारा से दर्द हुई, और ये वो बार 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 ये वाली बदतमीजी। तो क्या होगा? अब तुम्हें साइमल्टेनियसली कोई तुम्हें वो सुई चुभो रहा है, तो तुम्हें जो दर्द होगा वो इंक्रीज नहीं होने लग जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ने नहीं लग जाएगी। ये एक वजह होगी, जैसे प्रोपोर्शनेट करती है रिपीटेड स्टिमुलस, ठीक है? रिपीटेड, ठीक है? ये दो वजहें थी जो अगर एक स्टिमुलस को रिपीटेडली एक्सर्ट किया जाए तुम्हारे ऊपर, तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। और दूसरी थी, स्टिमुलस है उसका जो एरिया है ना, जिस पे वो एक्ट कर रही है, वो ब्रॉड है, ठीक है? जिससे ज़्यादा रिसेप्टर्स एक्साइट हो रहे हैं। चलो, ये तो था तुम्हारा सारा का सारा रिसेप्टर्स वगैरह, ये सारा कुछ जो लिखा था। अब हमारा ना जो दूसरा टॉपिक है ना, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्ट, वो होगा न्यूरॉन्स का, ठीक है? न्यूरॉन्स का जो टॉपिक, अब देखो, टॉपिक में ना मेजोरिटी चीज़ आती थी नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरॉन्स के अंदर ना, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है? इसके अंदर एक आधी चीज़ थी आने वाली, वो बिल्कुल मैं ना एंड में तुम्हें बताऊंगा, वो बड़े मज़े की। पहली बात, न्यूरॉन, ठीक है? क्या होता है न्यूरॉन? आया हुआ है स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है? इनका क्या काम होता है? यार, तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है ना, ये सारा का सारा के अंदर जो तुम रिसेप्टर, इफेक्टर, इंटर न्यूरॉन्स, जो तुम्हारे रिले सेंटर, ये सारा का सारा मैंने क्या बताया था, या तो वो न्यूरॉन खुद होता है, या फिर क्या नाम है वो उसको, उन क्या नाम है रिसेप्टर्स है तुम्हारे, इफेक्टर है उन ऑर्गन करता है। न्यूरॉन्स के बारे में ये तो हो गया। अब न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, और टिपिकल जो न्यूरॉन होता है ना, वो तुम्हारे पास ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन-कौन से हो जाते हैं? देखो, तुम्हारे पास पहला आ जाता है तुम्हारे पास उस, अब वो देखो ना, सेल है ना, तो उसके पास एक सेल बॉडी होगी। अब जो तुम्हारी सेल बॉडी है ना, ये मेन पार्ट होती है। अभी हम बात बाद में आते हैं इसकी, तो अभी पार्ट्स की बात करते हैं। सेल बॉडी से निकलेगा एक एक्सॉन, और सेल बॉडी से एक निकलेगा डेंड्राइट, ठीक हो गया? अब देखो, सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी है तुम्हारा मेन न्यूट्रिशनल पार्ट, ठीक है? न्यूट्रिशनल पार्ट, इसके अंदर तुम्हारे पास ना, ये इस तरह से कोई टिपिकल न्यूरॉन के हिसाब से लगा दो ये। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ऑर्गेनल्स वगैरह होंगे। अब निसल्स, ग्रेन्यूल्स वगैरह, राइबोसोम, वो मैं भी आता हूँ उसके। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई सेल बॉडी इसकी ना। अब सेल बॉडी है ना, अब मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है, तो ये तो करेगी ना। मेन गिमिक होती है, गिमिक मतलब एक खास क्वर्क, एक चीज़ जो सिर्फ यही कर सकता है, वो क्या है? रीजनरेशन। अब तुम्हारी सेल, जो तुम्हारे न्यूरॉन सेल है ना, उसको कुछ भी होगा ना, तुम्हारा जो एक्सोन है वो, या तुम्हारा डेंड्राइट, और अगर डैमेज हो गए ना ये दोनों, मतलब कि निकल गए, ख़राब हो गए, टू साइड हो गए, तो उसको रीजनरेट करना ना, वो सेल बॉडी। अगर सेल बॉडी को कुछ होता है, सेल बॉडी ही ख़त्म हो जाती है, तो बेचारे एक्सोन कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो सेल बॉडी के बारे में तुम्हें मैंने बताया। अब दूसरी चीज़ आ जाओ, एक्सोन्स। एक्सोन्स क्या होंगे, और डेंड्राइट क्या होंगे? इन दोनों के बारे में कर लो ये याद कि ये हैं
साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये टर्म काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेन है। इनका काम क्या होगा? इनका काम ना बेसिकली इम्पल्स से रिलेटेड, इम्पल्स को इसने कहाँ लेके जाना। एक्सोन होंगे ना जो तुम्हारे, वो इम्पल्स लेके जाएंगे टवर्ड्स सेल बॉडी, डेंड्राइट्स लेके जाएंगे अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक हो गया। डेंड्राइट्स तुम्हारे छोटे नज़र आ रहे होते हैं और मल्टीपल होते हैं टर्सिनाइड। और जो एक्सोन होता है वो एक लंबी सी ताकि ना टॉक आ जाती है, ठीक। और यहाँ पे ये माइलन शीट साउंड होते हैं, इस बारे में भी ये हो गया तुम्हारे एक्सोन। और जो तुम्हारे डेंड्राइट नॉर्मल जो चीज़ें जनरल तुम भी पता और दोबारा पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आओ ज़रा, जो तुम्हारा जो होता है ना न्यूरॉन, उसकी ना टाइप्स होती है। जो न्यूरॉन है ना उसकी ना टाइप्स होंगी, 3 टाइप्स होंगी, ठीक है। सेंसरी, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। इस पे मैं ना टाइम वेस्ट ना तुम्हारा करूँगा ना अपना करूँगा। सेंसरी तुम लोगों को पता है, जो चीज़ सेंस करती है, जो ऊपर हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा, जो कि मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होंगे जो इफेक्टर्स तक ब्रेन ने जो प्रोसेस किया उसको लेके, ठीक हो गया। ये जो हमारे इफेक्टर्स होंगे ना, ये मोटर न्यूरॉन वहाँ पे होंगे। इंटर न्यूरॉन्स होंगे तुम्हारा जो होगा सीएनएस, ठीक है, जिसने सारी प्रोसेसिंग वगैरह करनी है, जो कि हम बहुत ही डिटेल से ऊपर बात कर चुके हैं। न्यूरॉन्स की ना एक और क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन किस चीज़ की है भला? तुम बोलोगे सर ये क्लासिफिकेशन तो फंक्शन की बेस पे, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन होती है उसकी स्ट्रक्चर की बेस। अब स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन है ना, वो इससे भी ईजी है, जो है ना ये सारा, ये वो वाली क्लासिफिकेशन इससे बहुत आसान है। क्या है वो क्लासिफिकेशन? ठीक है, वो है यूनिपोलर, बाईपोलर, या तुम्हारे पास मल्टी पोलर, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, ये जो भी है ना ये नाम के अंदर ही आया हुआ है कि पोलर बाईपोलर। अब तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये है तुम्हारी सेल बॉडी, ठीक है। अब ना यूनिपोलर के अंदर क्या होगा, जो सेल बॉडी से जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, कौन सी है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन? एक्सोन या डेंड्राइट। जो निकलना है ना वो उसके एक हिस्से से ही निकलना है, ठीक है। ये देखो ना, ये पोल जो बना है यहाँ पे, जो यहाँ पे ओरिजिन बना है उनके निकलने, ये वाला एक ही है ना, इसकी वजह से इसको हम कहेंगे यूनिपोलर। अब बाद में निकल के देखो, बाद में निकल तरह चला जाए, एक ये यहाँ चला जाए, एक ये, तो अपने अलग रास्ते मुंतखब कर ले, वो उसका हमारा कंसर्न टाइपिंग के साथ नहीं है। टाइपिंग का कंसर्न होता है कि सेल बॉडी बजाते खुद जो है ना वहाँ से क्या चीज़ नहीं, वहाँ से एक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा यूनिपोलर है। और जो तुम्हारे यूनिपोलर है ना, वो ना, जो तुम्हारा यूनिपोलर है ना, वो होंगे तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अभी ना लेक्चर के एंड में ना इस बारे में ना बताऊंगा मैं तुम्हें। अभी के लिए ये देखो कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे ना वो मेजोरिटी तुम्हारे होंगे यूनिपोलर। अब वो बाईपोलर भी हो सकते हैं, ठीक है, बाईपोलर भी हो। अब बाईपोलर क्या होगा उसके बारे में ये देखो। अब यूनिपोलर में तुमने देखा कि एक पोल से सारी चीज़ें निकल रही है। बाईपोलर में तुम सर 2 पोल्स होंगे, बिल्कुल ठीक। ये देखो, सेल बॉडी, ये 2 पोल्स बन गए, 2 पोल्स हो गए, 2 बाई बाई का मतलब होता है 2, ये हो गया। अब तुम्हारी थी क्या थी? मल्टीपोलर। अब तुम बोलोगे सर ये हमें बताने दो, मल्टीपोलर के अंदर क्या होगा? जो सेल बॉडी होगी ना उसके अंदर से क्या प्रोजेक्शन उसकी वो मल्टीपल होंगे, ठीक है। ये उसके अंदर से मल्टीपल ओरिजिन्स होंगे, जैसे मल्टीपल सेल प्रोजेक्शन साइटोप्लाज्मिक प्रोटेक्शन। तो बेटा बिल्कुल ठीक बोला तुमने, मल्टीपोलर के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्शन की एक सेल बॉडी से। अब मल्टीपोलर तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे इंटर होते हैं और जो तुम्हारे मोटर होते हैं वो मेनली मल्टीपोलर, ठीक है। ये बात तो होगी। अब ना मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी जो पीटी होगी ना, वहाँ पे ना ये डायग्राम बना के ना फिगर के अंदर ना 10 लाइन्स के ना, जो कि जो पीटीबी वाले हैं ना वो खुद भी नहीं कभी पढ़ते,
उस पैराग्राफ के अंदर ना वो क्या बोल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे ना लॉजिकल बात है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, लॉजिकल बात, ठीक है। अब कौन से कलर से वो, चलो लाल से ही अटेंशन। देखो मैंने क्या कहा था, सेंसरी ज़्यादातर यूनिपोलर होती है। अब सेकंड, सेंसरी ज़्यादातर यूनिपोलर होती है। देखो ये सेल बॉडी बनी, सेल बॉडी के एक पोल। अब तुमने कहना कि न्यूरॉन्स जो हैं उसके अंदर एक एक्सोन भी होगा, एक डेंड्राइट भी होगा। आ रही है ना समझ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब तुम यहाँ पे ये देखो, अभी ये बन गया। अब मैं ना एक चीज़ बनाने लगा, ग्रीन चीज़ क्या, ये ग्रीन चीज़ है, माइलन शीट है। माइलन शीट अभी मैं तुम्हें आगे बताता हूँ इसकी डिटेल, लेकिन ये एक चीज़ याद रखो, माइलन शीट ना सिर्फ हमारे एक्सोन्स पर होती है, डेंड्राइट्स पे नहीं होती। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई, अभी आपने बोला सेंसरी के पास एक एक्सोन है एक डेंड्राइट, फिर आप कह रहे हो कि माइलन शीट एक्सोन पे नहीं होती, और आपने उसके दोनों जो पोल, एक पोल दोनों प्रोजेक्शन है दोनों पे माइलन शीट बना दी। अब देखो बेटा, यहाँ पे समझो तुम्हारे पास है जो तुम्हारा हाथ है, ठीक है, यहाँ से तुमने सेंस करना है कि कुछ सेंसरी ने प्रेजेंट होना है। अब हाथ की जो इम्पल्स है उसको टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके जा रहा है, वो डेंड्राइट लेके जाएगा, ठीक है? अब ऊपर आ जाओ, अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जा रहा है वो एक्सोन लेके जाएगा, तो तुम्हारे सीएम। आगे बात समझ, ये वाला हिस्सा तो एक्सोन है, ठीक, ये ऊपर वाला हिस्सा विदाउट डाउट एक्सोन, माइलिन शीट है अवे फ्रॉम लेके जा रहा है। अब तुम में ना ज़रा कन्फ्यूजन जो होनी है ना, वो यहाँ पे होनी है कि देखो डेंड्राइट के पास माइलिन शीट क्या कर, और उससे एक और बड़ी कन्फ्यूजन है जो तुम्हारी बुक में एक लफ्ज़ लिख के उन्होंने दी हुई है ना, उन्होंने ये कहा है कि ये ना एक्सोनल टाइप के होते हैं, एक्सोनल टाइप के। अब बच्चे ना इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं, इस लफ्ज़ को पढ़ के ना कहते हैं चलो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन कोई वजह है ना। अब देखो डेंड्राइड, ये सारा का सारा डेंड्राइड है, ठीक है। अभी मैं ज़रा क्लियर करता हूँ, डेंड्रोन इसका नाम उन्होंने डेंड्रोन रखा हुआ है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी कॉन्सेप्ट लो, डेंड्रोन या डेंड्राइट, इसका क्या काम होता है, इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके, ये तुम्हारी इम्पल्स। अब यहाँ पे ना सिर्फ सुनने वाला काम है, अब तुमने ध्यान से सुनना है, ठीक है। जब तुम किसी चीज़ को हाथ लगाते हो, तुमने किसी चीज़ को हाथ लगाया, तुमने टेबल पे हाथ लगाया, तुमने किसी चीज़ को हाथ लगाया, तो ये बताओ मुझे, जब तुमने हाथ लगाया है उस चीज़, तो वहाँ से तुम्हें इम्पल्स मिली है, नहीं ना। तो मुझे ये बात बताओ, डेंड्राइट्स डेंड्रोन्स का क्या काम होता है, जो टिपिकल डेंड्रोन कर लो, ये एक्सोन है, एक एक्सोन कह रहा हूँ, एक सेल है न्यूरॉन, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, इसके पीछे आएगी एक्सोन जिसने यहाँ टर्मिनेट होना है, ठीक है, ऊपर माइलन शीट लगी हुई है। एक्सोन ने क्या करना होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर कहना ना, वो अगला पूरा लेक्चर है तुम्हारा, करके उसको डेंड्राइट की तरफ देना, डेंड्राइट ने इस केमिकल को प्रिसी आगे एक एक्शन पोटेंशियल और बताना है कि अच्छा ये पल्स आई है। अब तुम अपने हाथ को टेबल पे रखते हो, टेबल से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, टेबल से इम्पल्स निकलती है, नहीं ना, वो इम्पल्स जनरेट होनी होती है, लेकिन वो काम करना होता है, वो काम होता है एक्सोन का, ठीक है, एक्सोन का काम होता है, ठीक है। अब एक्सोन का काम तो इम्पल्स जनरेट करना होता है, लेकिन इम्पल्स जनरेट होके जानी है वो तो सेल बॉडी के पास जानी है, सेल बॉडी के पास, वो एक्सोन का काम नहीं है, सेल बॉडी के पास लेके जाना काम है डेंड्राइट का। अब डेंड्राइट जो है वो ना इम्पल्स का है, एक्सोन से लेता है थ्रू केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, या डायरेक्ट जंप होके इम्पल्स आती है। अब यहाँ पे बताऊँ क्या है? तो ना तुम इसे एग्जाम्पल याद रखो, फर्जन फर्जन फर्जन, एक रैंडम एक्सवाइजेड बच्चा है, उसके बोथ पेरेंट्स अलाइव हैं, ठीक है। अब फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इसको याद, कुछ हादसा होता है, उसके फादर वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब जो उसकी मदर होगी ना, वो क्या करेगी, वो जो उसकी मदर होगी ना, उसका तो अपना रोल होगा ही होगा, वो जो उसके फादर का रोल है ना, वो भी अपना लेगी, ठीक है। इसी तरह डेंड्राइड की जो कौन या
है ना एक्सोन का, उसके पास इस अपने पीछे कोई एक्सोन है ही नहीं इम्पल्स देने के लिए। तो वो क्या करेगा, ये वाला डेंड्राइट अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर देगा कि वो जो होंगे ना एक्सोन का फंक्शन, वो खुद उसको मिमिक करने लग जाएगा। ठीक है, अपने ऊपर माइलन शीट चढ़ा लेगा, अपना होगा ना प्रोपोगेशन एक्शन पोटेंशियल, अपने अंदर एबिलिटी जनरेट कर देगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। ठीक है, अभी ये चीज़ें तुम्हें शायद घूम रही हो, एक्शन पोटेंशियल, न्यूरॉन ट्रांसमिट, ये सारा, लेकिन ये और क्लियर हो जाएगा। डेंड्राइट को चाहिए था एक्सोन आके एक इम्पल्स रख के सेल बॉडी तक पहुंचा। तुमने किसी चीज़ को, स्टिमुलस को तुमने हाथ लगाया कहीं पे, वो जो तुमने हाथ लगाया ना, तुम्हें वहां से इम्पल्स नहीं मिली, वो इम्पल्स जनरेट होनी होती है, वो एक्सोन का काम होता है। डेंड्राइट के पास पीछे एक्सोन नहीं, वो फिर एक्सोन की तरह हरकत करके ना, वो इम्पल्स जनरेट, एक मिमिक करके उसकी हरकत इम्पल्स जनरेट को भेजेगा सेल बॉडी की तरफ। यही वजह है कि हमारी बुक के अंदर ना इसको एक्सोनल टाइप का हुआ है। ठीक है, इसकी और कोई वजह नहीं, बस ये वजह थी कि उस एक्सोन के जो है ना एक प्राइमरी फंक्शन वो गिमिक कर लिया, इसकी वजह से उस पर माइलिन शीट भी प्रेजेंट है। चलो, ये वाला तो कॉन्सेप्ट ना बड़ा मजे का था, मुझे भी टाइम लगा था इसको ढूंढने। अब ना तुम्हारी बुक में ना एक और भी मजे की चीज़, इंटर न्यूरॉन के पास माइलिन शीट, लेकिन उससे बता देता हूँ जो तुम्हारे पास माइलिन शीट क्या होती है, क्या होते हैं, ये सारा पॉइंट में तुम्हें। सबसे पहले आ जाओ, एक टर्म है तुम्हारे पास न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग सेल होते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन ही नर्वस सिस्टम, हाँ सारा कुछ इसी से बना हुआ है। अब जो न्यूरल ग्लैड सेल है वो तकरीबन तुम्हारे नर्वस सिस्टम 50% बना देते हैं, जो कंपोजिशन है 50% न्यूरोग्लाइल सेल्स से बनती है। अब न्यूरोग्लाइल सेल्स क्या है, उनका क्या काम है, वो मैं भी तुम्हें, देखो ऊपर जो हमने एक नॉर्मल बनाया था, एक टिपिकल जो उसको कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है, ये डेंड्राइट्स वगैरह आ गए, यहाँ से सेल बॉडी आ गई तुम्हारी, ये सेल बॉडी एक्सोन के टर्मिनल आ गए, ये आ गए, ये सेल बॉडी है। तो मैं भी तुम्हें एक एक चीज़ बताता हूँ क्या सेल बॉडी है ना, जो इसका एक्सोन है ना, जो है ये एक्सोन, इसके ऊपर ना न्यूरोग्लाइल सेल्स पर, ठीक है, यहाँ पे होते हैं न्यूरोग्लाइल। हाँ, अब जो ये न्यूरोग्लाइल सेल्स है ना, वो अगर ना तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस है ना मौजूद, उनको हम शवान सेल्स। अब तुम बोलोगे सर ये अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हो तो क्या कहा जाए, वो उनका नाम ओलिगोडेंड्रोसाइट है, वो टच करेंगे। यहाँ पे अभी तुम ये देखो, क्योंकि अभी माइलन शीट की तरफ जाना है। माइलन शीट जो होगी ना, शवान सेल्स, देखो शवान सेल्स ने माइलन शीट को किया, ये माइलन शीट फैटी फैटी सी लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे सिक्रीट होती है एक्सोन। अब तुम बोलोगे हाँ सर ये तो बात ठीक हो गई, माइलन शीट आ गई एक्सोन को कवर करके, तो प्रोटेक्शन उसने दे दी। हाँ बिल्कुल ठीक बात, प्रोटेक्शन मिल गई। एक और काम भी होता है, माइलन शीट है ना, फैटी लेयर है ना, ये ना एक हरकत करती है, इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। अब इंसुलेटर के तौर पे काम करती है तो बोलोगे हाँ तो इससे क्या होगा, देखो तुम्हारी जो इम्पल्स होती है वो तुमने देखा है ना, इलेक्ट्रिकल नहीं होती, पल्स तुम्हारी इलेक्ट्रिकल है, और यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। अब जो है क्या ना, का जो मेन फंक्शन इसका किस तरह से होता है ना, ये नर्व इम्पल्स लेक्चर में मैं बताऊंगा। अभी जो क्या नाम है इस टॉपिक में ना, असूलन तो इस चीज़ ना नर्व इम्पल्स में ही बनता था, हर बुक ना वो सारे ना कूल और क्यूट बनना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये बात बता दी। माइलन शीट इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, वैसे जो नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है ना वो ज़्यादा होगी। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इंसुलेट होगी तो स्पीड क्यों भर रही, वो अब ये देखो ना, इम्पल्स ने जो अंदर से जाना है ना सारा सारा, अब अंदर से जाना है, यहाँ इसके थ्रू जाना है, जो सारा का सारा करना है, यहाँ पे अब इंसुलेटर आ गया, इंसुलेटर ने हाँ भाई तुम नहीं जाओगे, इम्पल्स कहती है ठीक है मैं फिर भी जाऊँगा, वो क्या करेगी यहाँ से
जंप मारा, यहाँ से जंप, कि ये वाला जो सारा का सारा हिस्सा था ना, यहाँ चलने की बजाय ना वो इसको टाप के चला गया। अब वो सारा मैंने तुमको पूरा बताया, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, वो हमारे दूसरे लेक्चर्स के अंदर बहुत ही डिटेल से पढ़ा जाएगा। अभी ये याद रख लो कि तुम्हारे पल्स है ना, जब माइलन शीट प्रेजेंट होती है तो के श्वान सेल सिक्रीट करते हैं, उसकी वजह से स्पीड जो है ना इम्पल्स की, वो बढ़ जाती है और वो ठीक ठाक बढ़ती है। अब जो है ना माइलन शीट हर एक पे प्रेजेंट, ठीक है, मेजोरिटी पे प्रेजेंट होगी, हमारा जो मेजोरिटी है ना उस पे प्रेजेंट होगी। और कहाँ प्रेजेंट होगी, देखो माइलन शीट ना सिर्फ तुम्हारे एक्सोन्स पे प्रेजेंट होती है, याद रख लो। ये तुम्हारे जो डेंड्राइट्स है ना पे प्रेजेंट नहीं होगी। अब वापस वही आ जाओ डेंड्राइट्स पे, फोन में प्रेजेंट क्यों है, वो ऊपर मैंने कहानी बताई है, उसके में पता लगेगा कि सेंसरी स्पेसिफिक क्या है, वहाँ पे माइलन शीट का क्या काम है, वो एक्सोनल क्यों है, वो ऊपर बात होगी। लेकिन जनरल टर्म के अंदर जो बाकी टिपिकल न्यूरॉन्स है उसके अंदर माइलन शीट जो होगी ना डेंड्राइट्स पे कतई प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अब जो तुम्हारी माइलन शीट ये डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट, तुम्हें पता है ये कोड कहाँ पे प्रेजेंट नहीं, ऊपर मैंने ना उसका भी बोलते बोलते मैं रुका था। हमारे जो होते हैं ना इंटर न्यूरॉन, ठीक है, जिनको तुम प्यार से निक नेम देते हो एसोसिएटिव का या रिले न्यूरॉन्स, तो कहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारे सीएनएस के अंदर। इसके अंदर भी ना जो तुम्हारा कलर चेंज, जो तुम्हारी माइलन शीट है ना वो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अक्सर बच्चे फिर ये लाइन पढ़ते हैं, कहते हैं माइलन नहीं है, खैर है कोई बात नहीं, हम पाएगा तो एमसी मार्क्स से निकल जाता है कि आया कि इंटर में होगी या नहीं होगी। तो तुम कोई चीज़ तब भूलते हो जब ना तुम्हें उसकी वजह नहीं पता होती। अगर तुम्हें किसी चीज़ का पता है ना, तुम उसको नहीं भूल। अब मैंने तुम्हें ऊपर फुल ऊपर जाके बताया था यहाँ पे ना, एक सेकंड जाके मैं बताता हूँ तो कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर टेस्ट आ गए, ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर स्मेल रिसेप्टर। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, क्या नाम है उनकी लोकेशंस, लोकेशन बताई थी। मैंने बताया था कि वो उसके इर्द गिर्द फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्यों होता है, वो जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ इस तरह मॉडिफाई हैं कि वो पार्शियली डिजॉल्व्ड गैसेस को ही रिसीव करेंगे। वो सारी मैंने तुम्हें बताई है कि वो फिल्ट्रेशन है, प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए होती है। वजह पता है ना, अब तुम्हें पता लग गया कि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है ना वो ऊपर होंगे, इर्द गिर्द फ्लूइड होगा, जो फ्लूइड है उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, इसकी वजह से वो बगैर फ्लूइड में डिजॉल्व गैसेस ही सेंस करेंगे, ठीक है। अब हाँ, जो तुम्हारे इंटर न्यूरॉन्स है ना, माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती। वजह, की वजह क्या है, ठीक है। अब उसकी वजह ना बड़ी ही सिंपल सी वजह, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पे ना मैं फिर भी लफ्ज़ लिखूंगा, हम अभी सुनने वाला करना है। हाँ, एक और हेडिंग, लॉजिकल बात। लॉजिकल बात, लॉजिकल बात क्या है, तुमने देखा ऊपर मैंने तुम्हें जो टाइप्स बताई थी न्यूरॉन्स की, उन टाइप्स के अंदर तुम्हारे पास सेंसरी था, मोटर था, इंटर था। इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पे होता है, तुम बोलोगे सर जी सीएनएस में होता है। देखो सीएनएस में क्या क्या होता है, सीएनएस में तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी स्पाइन, स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है। अब पर नर्वस कोऑर्डिनेशन में वो फुल 70 मिनट पहले शुरू में मैंने तुम्हें क्या बताया था, इनका काम क्या होता है, कोई काम तो है ना, ऐसे ही नहीं तो बैठे हुए ना, नर्वस कोऑर्डिनेशन में इसका कोई काम तो है ना, वो काम होगा इनका प्रोसेस करना। इसको प्रोसेस करना, वो स्टिमुलाई जो था, तो वो मैं घर के दरवाजे पे नहीं पता होता, आप अब्बा हजूर के पास जाके, पापा जी ये कोई आया है, पापा उसे प्रोसेस करते हैं। वो पापा तुम्हारा ना सीन है प्रोसेस कर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास माइलन शीट प्रेजेंट होती तो स्पीड इम्पल्स की ज़्यादा ना होती। इम्पल्स की अगर स्पीड हमने ज़्यादा कर दी तो जो प्रोसेसिंग है, जो कि स्पीड की जो स्पीड ज़्यादा हो गई, अब जो प्रोसेसिंग है
मुश्किल नहीं होगी? सीधी सी बात बताओ, एक बंदा तुम्हारे पास नाम लेके आया है कि ये फलां चीज़ आई है, आके वो इतनी जल्दी-जल्दी बोल देता है, तुम्हें उसकी लफ्ज़ भी उसका समझ नहीं आता, तो तुम तो टेंशन में बैठ जाओगे कि हुई क्या मेरे साथ? ये बंदा आया मुझे ये इन्नी तुम फिर उसको क्या रिस्पॉन्स करोगे? तुम्हें पता ही नहीं बात क्या की है उसने। इसलिए माइलन शीट प्रेज़ेंट नहीं होती क्योंकि ब्रेन प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा बहुत इम्पल्स देखो, इम्पल्स विद इन इटसेल्फ काफ़ी तेज़ है। उसको तुम और तेज़ करोगे ना माइलन शीट देके, तो वो ब्रेन ने थोड़ा-सा ना वो घूम जाना है कि हो क्या रहा है। ये एक मेन रीज़न है कि उसपे माइलन शीट को प्रोसेसिंग का टाइम चाहिए होता है। देखो माइलन शीट मैं पहले ही बता रहा हूँ नर्व ऑन इटसेल्फ बहुत स्पीड से गुज़रती है दोगे और स्पीड उसको दोगे तो ब्रेन घूमेगा। तुम बोलोगे क्यों फिर रिसेप्टर्स जो सेंसरी के लिए और इफेक्टर्स जिन्होंने इफेक्ट प्रोड्यूस करना है उनके पास माइलन शीट या तो क्या अगर इम्पल्स स्पीड देखो बच्चों, इनको स्पीड की जो ज़रूरत है ना, अभी वो तुम्हें बताने लगा। अब सुनो, तुम्हें कोई कट लगता है, वो जितनी प्रोसेस का उतना तुम्हें फायदा होगा। आयरन शीट एंड पे होनी चाहिए। उसका अब दोबारा प्रोसेसिंग स्मूथ होनी चाहिए। उस जल्दी नहीं करनी, प्रोसेसिंग में जल्दी नहीं करनी। फिर उसका प्रोसेस होने के बाद जो उसका इफ़ेक्ट आना है ना, वो जाएगा, वो भी तेज़ी से जाएगा। देखो गरम चीज़ हाथ रखा है तुम्हारे सेंसर्स के पास माइलन वगैरह नहीं है, वो तेज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो तुम्हारा हाथ जब तक तुम्हारा वो आराम-आराम से जाना है, तुम्हारे ब्रेन ने अपना सुकून से टाइम लेना है और फिर उसने सेक्टर तक सेक्टर फिर आराम से लेके जाएगा। तो तब तक तो तुम्हारे हाथ की बत्ती बन गई ना, ठीक है? तुम्हारा हाथ एक लाइट बल्ब बन जाएगा जितना जल जाना उसने। तो इसी वजह से ना रिसेप्टर रिफेक्टर एंड पे मेजॉरिटी जगहों पे माइलन शीट प्रेज़ेंट होती है और होनी भी चाहिए। ये तो हो गया माइलन शीट की। बाकी जो है इंटरन्यूरॉन पे क्यों नहीं होती मैंने तुम्हें बता दिया है। एनएस वगैरह और रिसेप्टर इफेक्टर पे है। हाँ, एक और चीज़ निसल्स ग्रैन्यूल्स। देखो निसल्स ग्रैन्यूल्स के बारे में ना एक बहुत सेल्फ है। वो क्या है? ये होते हैं राइबोसोम एसोसिएटेड आर यार क्या है? क्या और में बड़े बोले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है जो यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ऊपर ना कुछ राइबोसोम आ जाते हैं। उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम अब की स्मूथ चीज़ पर तुम दाने-दाने से फेंक दो, रफ पे और रफ टेक्सचर बन जाएगा ना, वो यही है। तो देखो हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया, टाइप पढ़ ली, हर एक चीज़ को हमने यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, मोटर, इंटर सारा कुछ डिटेल से पढ़ लिया हुआ है। हमने जो वो लॉजिकल एक्सेप्शंस थी, सर के पास क्यों नहीं माइलिन शीट होती, हमने वो भी डिस्कस कर दी है। और दूसरी लॉजिकल चीज़ जो तुम्हारे एक्सोन होते हैं के जो डेंड्राइट्स और डेंड्राइट्स या डेंड्रोन, चलो ये भी मैं बता देता हूँ। जो डेंड्राइट्स या डेंड्रोन होते हैं ना तुम्हारे, वो क्यों एक्सोनल टाइप होते हैं, ये दो लॉजिकल बातें हमने डेंड्राइट्स डेंड्रोन के बारे में भी ना फ़र्क देख लो, ठीक है? ये आखिरी बात होगी इस लेक्चर की, ठीक है? तो हम बताने लगे थे कि डेंड्राइट्स और डेंड्रोन के अंदर क्या फ़र्क होगा, ठीक है? वर्सेस देखो डेंड्राइट्स और डेंड्रोन्स के अंदर ना एक मेन फ़र्क, डेंड्राइट्स हमारे पास होंगी सेवरल स्मॉल ब्रांचेस, डेंड्रोन तुम्हारे पास होगा वन लार्ज या जिसको कह दो वन मेन ब्रांच, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी कुछ बुक्स के अंदर ना ये दिखा हुआ है डायग्राम, देखो ना, ये तुम्हारी सेल बॉडी है, जैसे कुछ एक्सोन, ये एक्सोन यहाँ से निकल आया, यहाँ से जब डेंड्राइट निकला फिर आगे फिर इस तरह ना इसकी ब्रांचेस, अब उसके अंदर वो दिखा देते हैं कि ये हमारा डेंड्रोन है और ये छोटी छोटी ब्रांचेस है ना, ये तुम्हारा डेंड्राइट बना है।
अब सेंसरी को क्यों डेंड्रोन कहते हैं? सेंसरी के अंदर तुमने ये नहीं देखा, ये बना, ये गया, एक ये एक्सोन, ये तुम्हारा डेंड्रोन गया, ये एक मोटी ब्रांच है ना, सिंगल ब्रांच है ना, इसी वजह से हम ये कह दें। ठीक हो गया। तो ये था डेंड्राइट डेंड्रोन का मेन डिफरेंस। ऊपर निसल ग्रेन्यूल्स भी हो गए, सारा कुछ हो गया तुम्हारा। अब स्टूडेंट्स, पहला लेक्चर आप लोगों का सारा हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके कंपोनेंट्स, उसके स्टेप्स, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उनके फंक्शन वो कैसे करते हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑल्फैक्टरी एंड टेस्ट रिसेप्टर्स। फिर हमने तुम्हारा न्यूरॉन, उसकी जो टाइप्स ऑन बेसिस फंक्शन, ऑन बेसिस स्ट्रक्चर, हमने उसको पढ़ा। उसमें जो दो लॉजिकल इंटर में क्यों नहीं माइलिन शीट प्रेजेंट होती, और जो तुम्हारे सेंसरी के होते हैं डेंड्रोन, वो एक्सोनल टाइप क्यों होते हैं, हमने वो भी पढ़ा। सारा कुछ अच्छी तरह से हो। देखो लेक्चर की ना लेंथ देख के बनाना, ठीक है? लेक्चर के अंदर ना लॉजिकल बातें हुई, मज़े मज़े की बात। तो जब तुम पढ़ने बैठो ना कभी भी, तुमने ना सीरियस होके नहीं पढ़ना। मतलब सीरियस होके पढ़ना है, ये मतलब नहीं कि सीरियस नहीं होना। तुमने पढ़ते हो ना उसको फन के तौर पे पढ़ना। किसी भी चीज़ ना अगर पढ़ते हो ना, थोड़ा सा ह्यूमर या फन नहीं अपने अंदर लाओगे ना, मतलब अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं रखोगे ना, टेंस बैठोगे ना, तो वो चीज़ ना तुम्हारे सर पे उतना ही सवार हो। ठीक है? ये एडवाइस ऑफ द डे थी आज। और हाँ, ये तुम्हारे लिए नन्हा मुन्ना सा जोक है जो मैंने कहीं पढ़ा था, मिला नहीं, फिर मैंने खुद बनाया है। ठीक है? इसको देखो, लेक्चर अच्छी तरह से समझो, किताब से पढ़ो, सारा कुछ कॉन्सेप्ट करो और खुश रहो। ठीक है? ओके बच्चों, अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।